Okay, so uh, I know a lot of people want to discuss this, and this is a bit complicated topic, so I'll try to discuss everything about this. तो कर लेते हैं. First of all, am I audible or am I not audible? And is Spidey available? Spidey, आज अपनी लोकेशन दे दी थी आपने बच सीरियसली. गया मैं थैंक गॉड। मेरे नहीं, सारे ये वीडियो थोड़ा सा एडिट नहीं हो सकता? शुरू का पार्ट ये 2 सेकंड का ये एडिट कर दीजिए, वरना आज हो जाता एडिट? आपकी गर्लफ्रेंड का पता चल जाता दुनिया की सारी लड़कियों को, फिर कैसे होता. नहीं, गर्लफ्रेंड तो कुछ नहीं था, सामने कुछ मैंने लोकेशंस पॉइंट आउट कर रखे थे, फिर लोगों चलो को पता चलो चल जाता मैं क्या क्या काम करता हूँ। चलो ये भी सही है, कोई इशू नहीं है. एक्चुअली हमने इतने लेट आज लाइव इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज एक इशू हुआ है. नया अग्निपथ, टूल ऑफ ड्यूटी, अग्निवीर, जो भी ये सिचुएशन है. एंड आज दिन से ही मैं एक बात नोटिस कर रहा था दैट बहुत जगह राइटिंग और बहुत जगह दंगे फसाद, उल्टे सीधे मिस इन्फॉर्मेशन और ये सब बहुत कुछ फैल गया है, जिससे बहुत से बिल्कुल यूथ डिसहार्टेंड हो चुका है बहुत ज्यादा. मतलब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया या ऐसा कुछ हुआ है, एंड वो समझते नहीं है कि सिचुएशन क्या है. मैंने तो यार देखो, तुम लोगों के चक्कर में ना मैंने बैठ के चिट्ठा बनाया हुआ पूरा. इतना मैंने अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी नहीं की थी, तो मैं इतना बैठ के कैलकुलेशन मार रहा हूँ बैठ के. बेसिक आइडिया मेरा क्या है कि आपको भी, हम दोनों को फोर्स से बहुत प्यार है और हम ये तो नहीं चाहते कि फोर्स वीकेंड हो, बट हम लोग ये भी नहीं चाहते कि लोग गलत डिसीजंस ले, लाइक दंगे फसाद कर लें या जिससे उसके बाद उन पे एफआईआर हो जाए, फिर तुम जेल चले जाओ या तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाए. हम वो भी नहीं चाहते ऑब्वियसली. दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड ऑफ द डे, राइट. सो यही आइडिया है. तो मैं चाहता हूँ कि इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हो जाए, बिकॉज एक साइड की बात करना सही नहीं हितेश भाई, रहता. बिल्कुल. राइट. इससे पहले हितेश भाई हम स्टार्ट करें, हम थोड़ा दर्शकों को बता दें कि देखिए, आप लोग अगर फौज की तैयारी कर रहे हैं, आप फौज में आना चाहते हैं, तो देखिए आप डिसाइड नहीं करेंगे कि फौज में आने की टर्म्स क्या हो. मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि मैं आपके साथ हूं. ये जितने भी लोग लाइव में आए हैं, 87 लोग या जितने भी लाखों लोग हैं, आपके साथ मैं और हितेश भाई दोनों हैं. हम दोनों का प्रीडोमिनेंटली यही मानना है, जब फौज जो होती है ट्रेडिशनल फौज ही अच्छी होती है. जब शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आ रहा था, उसके भी बहुत फेवर में हम लोग नहीं थे. और चाहे आप कुछ भी करिए, देखिए वुमेन का टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल मुद्दा है, मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ये देश, ये वक्त बता देगा कि ट्रांसजेंडर का होना, वुमेन का होना, मेल्स का होना, ये वक्त बता देगा कितना सही है क्या नहीं है. दिस टाइम विल डिसाइड. और कॉन्स्क्रिप्शन के खिलाफ तो हम हमेशा ही थे, आई थिंक. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे तो हमेशा से मैं कहता हूं कि जो कॉम्पिटेंट है, चाहे किसी भी लिंग का हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो फौज में आ सकता है. अगर आप कॉम्पिटेंट है तो आइए, लेकिन आपके लिए स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं किए जाएंगे. मेरा हमेशा से पहले से भी स्टैंड रहा है, ठीक है. तो दूसरा इश्यू जो है अग्निवीर का, हितेश भाई ने सही बताया, बहुत लोग दंगे कर रहे हैं. ऐसे ही कुछ महीने पहले एनसीसी का भी मुद्दा आया था कि एनसीसी वालों को हक दो. आप लोग वहां भी बहुत सारे बड़े बड़े अपने आंदोलन किए थे. आई अप्रिशिएट एफर्ट्स, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, एनसीसी वाले जब आप कैडेट होते हैं, तो एज अ कैडेट आप यूनिफॉर्म में पहली बात तो आंदोलन नहीं कर सकते हैं. ये यूनिफॉर्म का डिसग्रेस होता है. यहां तक कि जो एक्स सर्विसमैन भी जब सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो पुरानी वर्दी पहन के नहीं आते हैं, और मेडल्स भी नहीं पहन सकते. वो उसका ध्यान रखते हैं कि वर्दी पहन के नहीं करते. आप वर्दी के बिना जो करना कीजिए. अरे वर्दी के बिना तो आप क्राइम भी कर सकते हैं. क्राइम करने में भी रोक नहीं है. इस देश में हर इंसान क्राइम कर सकता है, बस फल भुगतने को तैयार रहना है उसको. वरना क्राइम करने को तो मैं भी फ्री हूँ, हितेश भाई भी फ्री है. जाके बैंक लूट लेते हैं आज हम हल्द्वानी का, लेकिन फिर फल भुगतना पड़ेगा. तो देखिए, हितेश भाई भी बस यही चाहते हैं कि अगर 19 साल की उम्र में आंदोलन करते समय आपने बस जला दी और पुलिस ने आप पे एफआईआर कर दी, इतना तो श्योर है फिर आप फौज डेफिनेटली नहीं ज्वाइन कर पाएंगे. ठीक है. सो बिफोर वी डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, let us keep one thing clear that we are with you. I stand against this अग्निवीर सिस्टम because मैं एक ट्रेडिशनलिस्ट हूं, मैं कंजर्वेटिव इंडियन हूं, एक प्रो हिंदू हूं, मैं बड़ा ही कंजर्वेटिव इंडियन हूं, और मुझे ट्रेडिशनलिज्म पसंद आता है.
मैं भी ट्रेडिशनल फोर्सेस को ही पसंद करता हूं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं अग्निवीर अग्निपथ सिस्टम के, क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो पहले हम शॉर्ट में जरा पॉजिटिव फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं हितेश भाई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज लाने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये चेंज आने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये रहा कि इकोनॉमिक्स। देखो, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, मुझे एज अ सोल्जर या एज अ, मैं जब ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मेरा दिल भी टूटा है भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कितनी सैलरी कमाऊंगा। बहुत ऑनेस्ट सी बात है, मैंने कभी ये सोचा नहीं। शॉर्ट सर्विस कमीशन पीसी मेरे लिए ज्यादा बड़ा हेडेक नहीं था। लेकिन फौज को इकोनॉमिक्स देखने पड़ते हैं। आप कितना पैसा फौज पे खरीद, क्योंकि आपका डिफेंस बजट लिमिटेड है, जीडीपी आपकी एलोकेशन होनी है, आपको वेपन खरीदने हैं जो कि 70 to 80% अब्रॉड से इंपोर्ट होके आते थे, राइट। तो उसका पैसा रशिया वाले तो आपको मुफ्त में नहीं देने वाले, ना ही यूएस से आपको चिनूक मुफ्त में आएगा। पैसा बहुत एसेंशियल है, और पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू मेंटेन द कॉस्ट। कॉस्ट हमेशा आएगी, ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ये सब आएगा, और सैलरीज भी एक पार्ट ऑफ कॉस्ट है। बट लास्ट 10-15 साल में एक चीज ऑब्जर्व की गई थी, एंड दिस वाज वार्न्ड बाय मल्टीपल टाइम्स, दैट द पेंशंस एंड सैलरीज आर बलूनिंग। उनका कॉस्ट वाज इंक्रीजिंग एंड दे वर ईटिंग इनटू द डिफेंस बजट। डिफेंस बजट इज नॉट ग्रोइंग एट द स्पीड जिसमें पेंशंस और सैलरीज की ग्रोथ हुई है। एंड अगर आज के ट्रेंड को हम कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल के अंदर डिफेंस बजट वुड हैव बिकम डेफिसिट। आप समझ रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप अपनी आर्मी को दे पाओ। और मैं 20 लाख की आर्मी का क्या करूंगा जब मैं उनके लिए बंदूक की गोलियां नहीं खरीद पाऊंगा? पत्थर से लड़ेंगे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और किसी ने भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं की है। मैंने टीवी डिबेट्स देखी, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मुझे ये चीज बहुत मिसिंग लगी, और ये मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। तो मैंने वैसे नंबर्स क्रंच किए हैं, बट मैं लास्ट में बोलूंगा, क्योंकि लास्ट की चीज का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है और लोग ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि अभी की बात को आधे लोग भूल जाएंगे शायद थोड़े तक का, तो वो बात तब की जाएगी। सबसे पहले बता दिया, देखो मैं कॉन्स्क्रिप्शन के मूड में नहीं था। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट बहुत सालों से कंसिस्टेंटली रहा है कि आर्मी का साइज कम करो। 13 लाख की आर्मी सस्टेनेबल नहीं है। मॉडर्नाइजेशन करो, कंप्यूटर ऑटोमेशन करो, कुछ भी करके साइज को 8 से 10 लाख पे लाओ। वो हमने नहीं किया। हमने सोचा है कि कॉन्स्क्रिप्शन मॉडल बेटर है। आई डोंट नो किसके दिमाग में आइडिया था, क्या आइडिया था, बट इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, ओके। ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता जो पॉलिसी बनी है उस चीज को लेके। तो ये सब है क्या, 4 साल का स्कीम है, मतलब आप 17.5 से अगर 21 की एज में है तो आप जा सकते हैं, आप फौज का पार्ट बन सकते हैं, 4 साल सर्विस कर सकते हैं, ट्रेनिंग इंक्लूडेड। एंड उसके बाद आपको जो 4 साल के बाद जितने भी लोगों को अग्निवीर जो होंगे, जिन्हें बोला जाएगा, लिया जाएगा, उनमें से 75% को फौज से रिलीज कर दिया जाएगा, 25% को होल्ड किया जाएगा। दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि सबको निकाल देंगे, 25% को होल्ड करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं तो इतना अच्छा हूं कि 25% है, मेरा नंबर कंपलसरी आ ही जाएगा, ये सोच के मत जाना प्लीज। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाऊंगा, बाद में मैं परमानेंटली अप्लाई कर दूंगा, मैं तो इतना टैलेंटेड हूं कि मेरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये लास्ट होप लेके मत चलना, ऑनेस्ट पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, सैलरी जो फर्स्ट ईयर में दी जाएगी वो पैकेज 4.8 से 4th ईयर तक 6.92 लाख तक का पैकेज दिया जाएगा, बताया गया है, ये बात बोली गई है। 70% जो आपकी सैलरी होगी वो आपको इन हैंड दे दी जाएगी। 30% को आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सेवा निधि में। सेवा निधि इज समथिंग दैट विल बी गिवन आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस। और जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट भी डालेगी। जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट में प्रोविडेंट फंड का स्कीम होता है, वैसा ही गवर्नमेंट भी उतना ही 30% डालेगी, और उस पैसे को आपको लास्ट में दिया जाएगा। वो नॉन टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको एक साथ दे दिया जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी अ रिटायरमेंट थिंग। एंड आफ्टर 4 years आपको लगभग 11.72 लाख रुपीज आपको टैक्स फ्री मिलेगा, एस्टिमेटेड है, एक साथ, जिसका आप यूज कर सकते हैं, और जो आपको सेवा निधि मिलेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने बहुत जनरल से सुनी और बहुत लोगों से सुनी कि यार
4 लाख के लिए कौन मरने जाएगा, या फिर 4 साल की सर्विस के लिए मैं क्यों मरने जाऊं? बहुत लोगों का ऑनेस्ट सवाल है, क्योंकि लोग पैसे के हिसाब से सोचते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि सबका दिमाग अलग होता है। ये तो बहुत ही बेकार आर्गुमेंट है हितेश भाई। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि सेना का जवान जो है पैसों के लिए जान देता है, तो मैं बता दूं कि पैसे अभी भी जवान को बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। या आप अफसर को भी देख लीजिए, जब मेरे दोस्त अफसर बने थे, सब लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बने थे, तो 56,100 की पे बैंड होता है। 56,100 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता आपको जिंदगी देने के लिए। तो जो भी जीवन देता है वो अपनी चॉइस से देता है, उसमें पैशन होता है, जोश होता है, जज्बा होता है। Exactly. तो यस, मैं मानता हूँ इस अग्निवीर स्कीम से भी जोशीले लोग आएंगे। यार बस ये है, गांव में इतने लोग हैं ना, डर लग रहा है सिस्टम से। गांव में इतने लोग हैं हितेश भाई जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और वो लोग पैसे के लिए नहीं आते, क्योंकि देखो उत्तराखंड का हूँ, लोगों की जान में आर्मी है। वो ये नहीं देखते 1 साल सर्व करूंगा, 50 साल सर्व करूंगा, बस ये देखते कि सेना में जाना है। ये बिल्कुल पैसे वाला दिमाग ना हम शहर में रहने वालों का ज्यादा है। पैसे वाला दिमाग, मैं सच बताता हूँ, मेरे कोर्समेट्स और मैंने जब एनडीए का एग्जाम दिया था, मेरे से तो क्लियर नहीं हुआ, और मैं सच बताता हूँ हमारे मन में कभी ये था भी नहीं कि डीएसओपी क्या होता है, पेंशन स्कीम क्या होती है, आर्मी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, पे बैंड क्या होता है हमारा। हमें बस पता था भैया वर्दी मिलेगी, तलवार मिलेगी, घोड़े पे चढ़ूंगा, कुछ ट्रेन करूंगा, लड़कियां इंप्रेस होंगी। बच्चों को यही होता है, 12th क्लास के बच्चों को क्या आप सिखाएंगे? ये पहाड़ी लड़कों को ये होता है कि यहाँ पे फौज में जाऊंगा तो मेरी जिस लड़की को प्यार करता हूँ उसके बाप के पास जाके हाथ मांगूंगा, वो फटाफट हाथ देगा, और ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पहाड़ में। एग्जैक्टली, बहुत मेजर फैक्टर। बहुत सिंपल सपने होते हैं फौजियों के, चाहे ऑफिसर हो या जवान हो, बड़े सिंपल सपने होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम पैसों के लिए, तो मैं तो नहीं, बट पैसों के लिए कोई ज्वाइन करता है और जान देना चाहता है। देखो सिंपल सी बात है, आज तक हिस्ट्री कभी ऐसी नहीं रही है। 2 लाख की तनख्वाह के लिए अगर तुम मुझ पे गोली चलाओगे, अगर मुझे तुम किसी गली का सिक्योरिटी गार्ड बना दो और 2 लाख के लिए कहोगे तुम पे गोली चलने वाली है, भाई साहब मैं तो नहीं करने वाला। लेकिन अगर मुझे 50,000 में मुझे बॉर्डर में खड़ा करोगे, मैं चल दूंगा। आप मुझे 60,000 में आर्मी का कैप्टन बना दीजिए, मैं मरने को तैयार हूँ। आप मुझे 5 लाख की सैलरी में इन्फोसिस में रख लीजिए और मरने को भेजिए, मैं तैयार नहीं हूँ। एज सिंपल एज दैट। मैं अपनी जान इन्फोसिस के लिए, विप्रो के लिए नहीं दूंगा। मैं अपनी जान दूंगा अपनी वर्दी के लिए, अपने देश के लिए। अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ फौज में तो तब की बात बता। देखो 2017 में मुझे एक ऑफर मिला था जॉब का, 35,000 में इन हैंड पे थी, एक बीटेक मैकेनिकल के लिए। दिस वाज अ वेरी हाई पैकेज। ओके, आईटी वालों को बहुत हल्का फुल्का लग रहा होगा, तो ये आईटी का जमाना नहीं है, मैं अपना मैकेनिकल का हूँ, बता देता हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा पैकेज था, मतलब मैं टैक्स ब्रैकेट से तो बाहर ही था, सही है, मैं दे सकता था, अच्छी पे थी। बट मेरी कंपनी ने कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, और मेरे बॉस ने मुंह से मुझसे कहते थे कि मे भी मैं आपको एसएसबी में जाने के लिए परमिशन ना दूं, अगर ऑडिट हो या कुछ हो। एंड मैं 2 एसएसबी, मतलब मुझे पास कॉल लेटर था एक एसएसबी का, और दूसरी का भी आ गया था, क्योंकि 2017 में रिजल्ट जल्दी आए थे। मैंने लास्ट मोमेंट में वहां से पेपर छोड़ के, साइन किए बिना उठ के कंपनी से बाहर आया हूँ, बिकॉज मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए थी जहां मैं एसएसबी देने नहीं जा पाता या आर्मी के लिए नहीं जा पाता। दिस वॉज माई कमिटमेंट, एंड जो 2016 से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं सच्चाई मेरे साथ। ओके भाई, हाँ मैकेनिकल की 15,000 से नहीं ज्यादा नहीं होती, मुझे 35 मिल रहा था, बहुत ज्यादा पैकेज था, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट बता। तो यही सच्चाई है। अच्छा हितेश भाई, और हितेश भाई यहाँ पे अब लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि बाकी के 75% का क्या होगा, 25% का बताया। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोग जो सोच रहे हैं, पहली बात कि 75% का क्या होगा, तो मैं बता दूं कि ऑफिसर कार्डर में ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ओटीए चेन्नई से पास आउट होता है, तो उसके मन में ये थॉट प्रोसेस रहता है, भैया 10 साल के बाद क्या करेगा। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होता कि वो लड़ाई नहीं लड़ता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन लड़ते नहीं है, फौज में नहीं जाते हैं, जान नहीं देते, ऐसा नहीं है। उनको भी पता होता है कि 10 साल के बाद उनको कोई पूछेगा तक नहीं, उनकी रैंक, उनकी वर्दी, उनका सब कुछ चला जाएगा। एक्स सर्विसमैन स्टेटस उनको अब मिला है जाके लास्ट ईयर 2020 से पहले उनको रैंक यूज करना तक सरकार ने अलाउ नहीं किया था। नाम के आगे आप मेजर कैप्टन कुछ नहीं लगा सकते थे ऑफिशियली। कितनी गलत बात थी। टेरिटोरियल आर्मी का सोचो, बंदा साल में 2 महीने सर्व करने जाता है और 10 महीने घर में काम करता है। Not all this, Hitesh bhai. Short service commission officers are running the force. They are in large numbers. They are, a group of motivated people
उनको पता है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको पता है उनका करियर क्या होगा। हैट्स ऑफ टू सच पीपल एंड हैट्स ऑफ टू द गर्ल्स एंड देयर फैमिली जो अपनी बेटियों की शादी भी करवाते हैं एसएससी ऑफिसर से, ये जानते हुए कि 10 साल के बाद बच्चे को नौकरी के लिए बाहर भटकना पड़ेगा। मेरे बड़े तो अगर भाई आप पूछ रहे हैं कि बाहर है विजय नायर भाई, पास आउट होते ही कारगिल वॉर में घुसे, शिप में डिप्लॉयमेंट हुआ, खुद ही बताइए कहानी उन्होंने कि कितना डर लगा, क्या डर थे, क्या मौत हो सकती है, सब कुछ पता था। ये उन्हें ही पता था कि 10 साल की सर्विस के बाद कोई नहीं पूछेगा, राइट। उन्हें पता था कि 10 साल बाद निकलना है। तो क्या उन्हें ये भी पता था पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो क्या उन्होंने उस वक्त क्या कहा कि मैं कारगिल लड़ने नहीं जाऊंगा? मतलब थोड़ा तो यार पैसे की बात करने से पहले थोड़ा सोच लो वाली बात है। देखिए, अगर आपको लगता है कि जान सिर्फ चाहत से दी जाती है तो बहुत गलत है। आपने फ्रेंडली फायर का नाम नहीं सुना है। आप अगर फौज में भाग के पीछे आते हैं तो फौज आपको खुद गोली मार देगी, आपके पास कोई चारा नहीं होता है। आप फौज को इतना अच्छा मत समझिए कि आप इसको इन्फोसिस की तरह बोलेंगे भैया मैं जान नहीं देने जाऊंगा। मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता हूं, आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप विश्व की किसी भी आर्मी को देख लीजिए, जब भी सैनिक अगर पीछे से पीछे आने शुरू कर देते हैं भाग के, तो खुद की आर्मी ऑर्डर देती है, ऐसे सैनिकों को मार दिया जाता है और शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। क्रॉस फायर में पहले ही मर जाएगा। तो आप ये सब कभी मत सोचिए कि फौज is a dirty business. People look good, people wear good uniforms, good star, they know how to dance with girls, they know how to do sword salute, they know how to ride a horse, they know how to order from a French menu, they know these things, they look gentleman. But please don't get into the internal politics and secrets of military. We are here to do dirty business. और डर्टी बिजनेस मींस खात्मा। पार्थ ने बहुत अच्छी बात बोली कि विजय सर ने आज खुद ही उस टूर ऑफ ड्यूटी का अपोज किया है। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कॉन्स्क्रिप्शन का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही भाई है। हम बहुत लॉजिकल बात करते हैं, बट हमें जो बात करनी है ना वो थोड़े मल्टीपल फैक्टर्स पे करनी है कि इसकी जरूरत क्यों है आखिर। कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपको करनी पड़ती है, जो आपको पसंद नहीं होती, बट नेसेसरी इवल जिसे कहा जाता है, वो चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, उसके रीजंस होते हैं। तो अभी एक बात मैं कह रहा था ना, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे बताइए विदेश भाई कि आपको लगता है कितना खर्चा होता है सरकार का पेंशन पे अलाउंस पे, इसके कुछ प्रकाश डालिए। मैंने एक्चुअली उसके पूरे कैलकुलेशंस किए, मैं अभी उसी पे आऊंगा, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मरने वाली बात को लेके एक इंपॉर्टेंट बात थी जो लोग ने नहीं बोली है किसी ने। अगर आप जो अग्निवीर हैं तो आपका 48 लाख का इंश्योरेंस होगा जो आपका गवर्नमेंट पे करेगी। उसके बाद अगर आपको डेथ हो जाती है तो 48 लाख के साथ साथ आपको 42 लाख का एक्स ग्राटिया अमाउंट भी मिलेगा जो अलग दिया जाएगा, जो दोनों को मिला के 1 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके बाद आपकी जो सैलरी बची होगी, जैसे आपका 2 साल का आपने टर्म किया है, 2 साल आपके बचे हुए हैं, तो बचे हुए 2 साल की सैलरी भी आपके फैमिली को दी जाएगी। और उसके बाद साथ जो सेवा निधि के आपके 11-12 लाख रुपए होंगे वो भी आपके फैमिली को दिए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए 1 करोड़ से ऊपर आदमी के लिए बचा हुआ है इन केस ही डाइज फॉर द फोर्स या ड्यूरिंग द एक्शन। सेकंड, अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, 100% डिसेबिलिटी वाले को वन टाइम 44 लाख रुपीज दिए जाएंगे। 50% डिसेबिलिटी वाले को 15 लाख रुपए मिलेगा। 75% डिसेबिलिटी वाले को 25 लाख रुपए तक मिलेगा। ये भी प्रोविजंस है, इसमें आपकी सेवा निधि और वो सब भी मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूडेड किए जाएंगे। ओके। अब जैसे कि हमने बात की इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सैलरी और पेंशन का बैलून बढ़ने में लगा था। 10 साल में बहुत बार बता दिया था। और अभी सिचुएशन इतनी खराब है आर्मी की कि आपका जो टोटल बजट होता है उसमें से एंड में आर्मी के पास सिर्फ 15 से 18% पैसा बचता है, जिस पैसे से वो लोग क्या कहते हैं नए हथियार खरीद सकते हैं या नए वेपन सिस्टम ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट या जो भी आर्मी को चाहिए उसका ऑर्डर करने को सिर्फ 18% बचता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी पर्सपेक्टिव, बिकॉज नेवी और एयरफोर्स का हाल उससे भी खराब है थोड़े हद तक, जो काफी लोग जानते होंगे। ओके। तो अभी मान लेते हैं कि आर्मी का बजट 40 बिलियन है, सिर्फ इंडियन आर्मी की बात की जा रही है, उनको 40 बिलियन का एलोकेशन होता है। तो अभी उनको 7.5 से 7.8 बिलियन डॉलर्स मिलता है 1 साल का, जिससे वो नए वेपन्स खरीद सकते हैं, जिससे वो नए वेपन्स संभाल सकते हैं। ओके। बहुत कम अमाउंट है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है। अगर आप मिसाइल्स और रॉकेट्स और उनकी कॉस्ट देखोगे तो आपकी हालत डाउन हो जाएगी। और
जमाना जा चुका है ह्यूमन चेन टैक्टिक का, जो चाइना करता है कि 100 लोग मरेंगे तो अगले 100 भेजेंगे, क्योंकि आजकल एक छोटी मॉडर्न आर्मी एक बड़ी आर्मी को डिफीट कर सकती है, ये हमने देखा है, राइट? तो ये चीज तो बताने वाली होनी भी नहीं चाहिए। यही देखिए, लोग आज बहुत गर्व कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी अब फैशन नहीं है। बीइंग द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इज नो मोर फैशन इन द वर्ल्ड। यूएस हमें लोगों की नहीं, हमें सही $800 बिलियन खर्च करता है यूएस, एंड इट कैन नॉट मेंटेन द आर्मी दैट वी आर मेंटेनिंग। कुछ वजह ही होगी, वो थोड़े स्मार्ट ही होंगे। चाइना की आर्मी भी 24 लाख की नहीं है। मैंने पढ़ा है 2020-2021 का बजट, हितेश भाई, डिफेंस बजट जो था 4 लाख करोड़ का था। तो 4 लाख करोड़ का 46% जो होता है पे एंड अलाउंस में जाता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, आपने अगर किसी को रिक्रूट किया है तो पे एंड अलाउंस आपको देना पड़ेगा। तो सरकार महान काम नहीं कर रही है, लेकिन आपने किसी को नौकरी पर रखा तो उसको पेमेंट करेंगे, मैं मानता हूँ। इसी प्रकार से अगर आप सिविलियंस का बजट देखेंगे, मैंने थोड़ी सी रिसर्च इनके बारे में भी की। सिविलियन गवर्नमेंट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है देश में 40 लाख है। 40 लाख में से 31 लाख अभी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो 31 लाख तो सिविलियन हुए, 13 लाख की आर्मी हुई। तो 31 लाख पे जो लगभग सिर्फ सैलरी पे जो खर्चा जाता है, पे अलाउंस एंड सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 1.9 करोड़ जाता है सिविलियंस के लिए, और लगभग 90,000 करोड़ जाता है फौजियों के लिए। डेटा में थोड़ा इधर बहुत हो सकता है। कहने की बात यह है कि 90,000 करोड़ सिविलियन ऑफिसर्स पे जाता है, सिविलियन जवान पूरा मिला के जाता है, फौजियों पे 90,000 करोड़, और लगभग 1.9 करोड़ सरकार का जाता है। लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 1.9 लाख करोड़ जाता है सिविलियंस पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं हितेश भाई कि अगर सरकार को बजट को ही कर्व करना है तो आप मिलिट्री को अलग से मत देखिए। आपको कर्व करना है, देखिए मिलिट्री तो फिर भी बहुत सीरियस बिजनेस है, जहां पे बिजनेस ऑफ डेथ, business of technology. One single technical failure, you saw how we ended up destroying our own helicopter in जब वो हुआ था, one bad decision, ठीक है, one bad decision, one wrong decision, so you can understand how much technology and manpower, trained manpower is so important. So हितेश भाई, यहाँ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या 4 साल की ट्रेनिंग में जो मैन पावर, बिलीव मी, मेरे बहुत सारे कोर्समेट्स हैं जिन्होंने 5-6 साल सर्व किया है, पर फिर भी उनको काफी चीजें टेक्निकली वो काफी चीजें एक्सपीरियंस के एंड आपको 12वें साल में समझ में आती है, कई चीज आपको 14वें साल में समझ में आती है। तो मैं डाउट करता हूं कि 4 साल में, क्योंकि सरकार का प्लान है अंत में पूरी देश की जो आर्मी है वो 75% है। आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू आया है, तब तक मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ बाकी लोगों से जो ये देख रहे हैं। आप में से मुझे एक रफ एस्टिमेट लिख के दे दो, मतलब कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली, कि 13 लाख की जस्ट इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, इनकी मंथली सैलरी पे कितना खर्चा होता होगा। एक मुझे बस मतलब बेसिक एस्टिमेट दे दो कि कितने करोड़ रुपए एस्टिमेट जाता है फॉर द सैलरी ऑफ जस्ट 1 मंथ। ओके, स्पाइडरमैन को थोड़ा मैं वापस इन्वाइट करूँगा, तब तक आप लोग मुझे बताएं कि आपका क्या एस्टिमेट है कि 1 महीने की सैलरी कितनी होती है आपकी, सिर्फ इंडियन आर्मी की 13 लाख की फोर्स की। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट दो, मैं कह रहा हूँ रफ एस्टिमेट। ओके, सो मैं अगर साउंड चले गया, आई थिंक आई विल जस्ट हियर ओनली कि आप मुझे एक एस्टिमेट लिख के दो कि आप कितना जाता होगा 1 साल का। अभी मेरा ऑडियो क्लियर है? जो आपकी आर्मी का जाता है 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने का भाई, अब वही बताना। 650 लाख किसने बोला भाई? सो जस्ट बिकॉज बहुत लोग इसकी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को नहीं समझते, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा है। तो मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन देता हूँ। अगर आप देखते हो कि 13 लाख लोग हैं और आप एवरेज सैलरी मान लो 50,000, मैं 55-60 भी नहीं मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि सैलरी जाती है आपकी सिर्फ 50,000, तो 6,500 करोड़ रुपीस आपके 1 महीने की सैलरी है। दैट इज
भाई $2 billion USD छोड़ दो, ये दिस इज कमिंग अराउंड $0.9 billion पर मंथ यू आर पेइंग जस्ट इन सैलरीज। तो आपका 6,500 करोड़ रुपए, जो ये एस्टिमेट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, एक बहुत रफ कैलकुलेशन है, तो आप समझ जाओ कि आपका 6,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है जस्ट एक महीने की सैलरी देने में टू द पीपल हु आर, भाई मैं सिर्फ 40,000 50,000 मान ले, लेकिन तू तब भी देख, you are going to spend a lot of money. Like per month you are spending nearly $1 billion just to pay the salary of Indian Army. इसमें अभी हम एयरफोर्स की बात नहीं करते हैं, इसमें अभी हम क्या कहते हैं आपके दूसरे किसी मेंबर को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा सिचुएशन है एंड ये आपको भी सोचना पड़ेगा। आई थिंक इंडियन स्पाइडी इज अनेबल टू ज्वाइन, व्हाट हैज हैपेंड आई हैव नो आइडिया। आई एम कॉन्स्टेंटली सेंडिंग हिम रिक्वेस्ट बट उनका ज्वाइन नहीं हो पाया, सो होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। ओके, I'll just again resend him an invite and see if it is okay. तो लगभग आप मान लो कि आपका $1 बिलियन पर मंथ सैलरी पे जा रहा है, तो टेक्निकली आपका 10 से 12 बिलियन डॉलर्स जस्ट आपकी एक साल की सैलरी है टू पे द पीपल टू जस्ट बी देयर। ये सिर्फ आपकी सैलरी है, ये आपका हेडेक है। इसमें आपके पेंशन्स काउंट नहीं होते, इसमें आपके कैंटीन, आपके एडिशनल बेनिफिट्स, आपके मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब काउंट नहीं होता। यस दे आर वर्थ इट, नो वन इज सेइंग कि आर्मी पे, डिफेंस पे खर्चा करना वर्थ इट नहीं होता, बट आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है, बिकॉज पैसा सरकार के पास भी हवा में नहीं आएगा, पैसा जाने के लिए खर्चे होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं सोचते हो। जैसे आप सैलरीज देखते हो, आप पेंशन्स देखते हो, उसके बाद इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, रनिंग कॉस्ट होता है, सर्विसिंग कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, खाना पीना, जो आपके इतने बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं एयरफोर्स के, आर्मी के बेसिस है, उनका मेंटेनेंस। दिस थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस मनी इज नॉट अवेलेबल। सो सबसे बड़ा हेडेक ये है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी नियरली 25% ऑफ जो बजट है, 25% आपका जो बजट है वो जाता है आपका पेंशन्स में। मतलब आपकी जो, अगर मान लो आप $70 बिलियन आपका बजट है टोटल, या फिर आपका आर्मी का 40 बिलियन है, तो आप समझ लो 10 बिलियन तो आपका डायरेक्टली पेंशन पे करने में चले जाता है। दिस इज अनदर हेडेक, क्योंकि आपके पास वो पैसा है नहीं, वो पैसा आने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। आपने साल स्टार्ट होने से पहले, आपका बजट एलोकेट होते ही आपने लगभग $20 बिलियन ख़त्म कर दिए हैं जस्ट टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। उसके बाद आप मशीन्स पे जाते हो, आप हेलीकॉप्टर्स देखते हो, आप जो BMP, टैंक्स, राइफल्स, आउटपोस्ट, कैमरा, सिक्योरिटी, आप खाना पीना देखते हो, आप इन्वेंट्री देखते हो। इसमें आपका जो खर्चा है आप कहाँ से चलाओगे, आप ये सोचो। थर्ड थिंग, इस साल में जो आपका पेंशन हाइक हुआ है या पेंशन का जो आपका इंक्रीमेंट आया है, दैट इज अबाउट दैट इज नियरली 9%। 9% आपकी सिर्फ पेंशन हाइक हुई है। तो आई थिंक इंडियन स्पाइडी को आई हैव सेंड द रिक्वेस्ट, पर पता नहीं वो ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया। आई थिंक नेटवर्क का इशू उसका। ओके, सो नाउ ब्रदर इज हियर। सो मैं स्पाइडी भाई आपको एक रिकैप दे देता हूँ। भाई मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने डिस्कस किया अभी लोगों के साथ। मैंने ने बताया है कि महीने में सिर्फ इंडियन आर्मी को सैलरीज देने में कितना पैसा लगता है। किसी ने कहा 650 करोड़ रुपए, किसी ने कहा 500 करोड़ रुपए। महीने की सैलरी देने में 6,500 करोड़ रुपए लगता है। सिर्फ इंडियन आर्मी की 13 लाख की फौज है। हम मानते हैं 50,000 रुपए एवरेज सैलरी। मैं ये नहीं कहता कि इससे ज्यादा है उससे कम है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं नहीं एटलीस्ट अकाउंटेंट। तो $1 बिलियन महीने का लगभग खर्च होता है सैलरी पे करने में, राइट। ये सिर्फ 13 लाख की स्टैंडिंग आर्मी का है। डिफेंस का जो अभी पेंशन्स जाती हैं, 25% ऑफ आर्मी बजट है या डिफेंस बजट है, तो लगभग आपका $10 बिलियन साल का जाता है पेंशन्स पे करने में। तो 20 बिलियन तो आपका आर्मी का पेंशन देने और सैलरीज देने में चले गया 40 बिलियन में से। इसके बाद इन्वेंट्री का खर्चा है, कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, स्पेयर पार्ट्स, आप जो ट्रेनिंग करते हो, जो गोलियां फायर करते हो ट्रेनिंग में,
इन सबका एक अलग कॉस्ट है। उसके बाद जो आर्मी के पास बचता है वो है 15 से 18%, जिसमें वो कहते हैं कि जाओ जो तुम्हें नया हथियार खरीदना है वो खरीद लो। 13 लाख की फौज के लिए आप कितने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद सकते हो या कितनी राइफल्स खरीद सकते हो? 13 लाख नई राइफल खरीदने की कॉस्ट सोचोगे तो उसमें भी डर लग जाएगा, क्योंकि एक राइफल की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मान लेते हैं 1 लाख, और 13 लाख से आप मल्टीप्लाई करके देखो 1 लाख को, कितने की सिर्फ राइफल का प्रोक्योरमेंट है, उसकी ट्रेनिंग खर्चे सब अलग। तो ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जाए बिना हम ये नहीं कह सकते कि फौज कैसे चलेगी। पैसा बहुत लगता है भाई, और बहुत ज्यादा लगता है। हर साल 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं आर्मी से। जो मैंने लास्ट 2 साल के स्टैट देखे, 40 से 50,000 लोगों का रिटायरमेंट हुआ है। अगर आप मानते हो कि 50,000 लोग जो रिटायर हुए हैं उनको सिर्फ आपने पेंशन देनी है, मतलब सिर्फ आप मान लो कि आपको पेंशन देनी है 1 महीने की, तो आपका 160 से 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है 1 महीने की पेंशन देने में। सिर्फ जो इस साल रिटायर हुए उन लोगों का 1 साल की पेंशन देने में 2,000 से 2,400 करोड़ रुपए का खर्चा है। दैट इज टेक्निकली 0.3 बिलियन से 0.4 बिलियन का एडिशन पर ईयर। और पहले के जो है वो तो है ही है, उन्हें तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अलग ही बात चल रही है। तो क्या डिफेंस बजट कहीं से कहीं तक इस स्पीड में ग्रो कर रहा है कि आप 10 साल बाद इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो? मुझे तो ये अनसस्टेनेबल लगता है, राइट? हितेश भाई, जो आप कह रहे हैं हाँ, कि पे एंड अलाउंस जो है देश पे बहुत बड़ा बोझ है, ये तो मैं मान गया आपकी बात। नहीं मैं पे एंड अलाउंसेस देश पे एक बोझ है, आई एग्री। मैं ये नहीं कहता पेंशन बोझ है। पे एंड अलाउंस इज देश पे बोझ फॉर इंक्लूडिंग एवरी सिविल सर्वेंट आल्सो। या नहीं, सिविल सर्विस, जज, एमएलए की तनख्वाह सब, किस चीज से खिलाफ हूँ? एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम सबकी तनख्वाह जो अलाउंस है। मैं सच बता रहा हूँ हितेश भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा बस पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि आप फौज को एक गिनी पिग की तरह क्यों यूज करते हैं? वो मुझे आपको जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो फौज के साथ क्यों होता है? सरकार फौज पे एक्सपेरिमेंट करती है। और सबसे मैं बस इसके खिलाफ हूं कि जब आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स लाने थे तो आपने सिविल सर्वेंट में शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लागू किया? क्यों आपको लगता है कि सिविल सर्वेंट, जबकि मैं सच बता रहा हूं, एक फौज सिविल सर्वेंट का काम कर सकती है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट फौज का काम नहीं कर सकता है। और सेकेंडली एक बात बताइए, मिलिट्री को टेक ओवर करने दीजिए। आज तक इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया औरत नहीं बनी है। 70 साल में इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक फीमेल नहीं बनी है। प्रेसिडेंट बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गई है, आर्मी में लीड कर लिया है, अब तो कॉम्बैट में डालने की बात भी हो रही है। बायोलॉजी का एस्पेक्ट ही छोड़ देते क्योंकि साइंटिफिक बातें तो कोई करना ही नहीं चाहता, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बन पाई। तो मतलब क्या आपको लगता है कि पहले फौज को, फीमेल्स को आगे भेजने की जरूरत है, या पहले हमारे चीफ जस्टिस सिस्टम को ये बोलने की जरूरत है कि पहले एक फीमेल को अपॉइंट किया जाए? या फिर देखिए हितेश भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनली मैंने मॉनिटर बहुत किया है। जितनी भी लड़कियां फौज में है बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। आई अग्री दैट ऑल द वुमेन ऑफिसर्स हु हैव जॉइन्ड द मिलिट्री, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। ओके, सो यही मेरा पॉइंट है, और मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ आपसे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। ओके, स्पाइडी इज बैक। हाँ, तो जैसे कि मैं ये कहना चाहता था कि जब मुद्दा शॉर्ट सर्विस कमीशन का आया था, मैं तब ये मानता था कि आपको फौज के साथ एक्सपेरिमेंटेशन का आइडिया देता कौन? क्योंकि एक जो नेता होते हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जैसे राजनाथ सिंह है, मुझे लगता है राजनाथ सिंह के पास इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि वो समझ पाएंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसी चीजें क्या होती हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा मतलब, हमेशा से मैं इस चीज से खिलाफ रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो डिफेंस मिनिस्ट्री में रहती है वो हमेशा ऐसे नो डाउट देयर आइडियाज आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन वो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लाती है जो सिर्फ फौज पे लागू होते हैं। उनको जब देश का बजट दिखता है तो फौज का बजट दिखता है। मैंने पहले बताया था कि आर्मी अगर 13 लाख की है तो सिविलियंस जो है वो 31 लाख है। एक एसएससी सीजल एम्प्लॉय, एक क्लर्क, एक बाबू जो बैठा है, आई मीन आप उसको भी कट कीजिए। टूर ऑफ ड्यूटी जितने बेरोजगार युवा है उनको भी मौका दीजिए 4 साल उनके साथ काम करने का, एसबीआई में काम करने का, एचडीएफसी में काम करने का, स्टेट पीसीएस में काम करने। हमें भी मन है कि मैं भी एसडीएम बनूं 2 साल के लिए अपने राज्य में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एसडीएम बनने में यार, मुझे बहुत मजा आएगा। ये सोचो, यहाँ पे एक ऑफिस है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, चलो नाम ले लेते हैं, जिसे कहते हैं आईटी डिपार्टमेंट। ओके,
मुझे वहां किसी काम से जाना पड़ा। वहां जितने बाबू उतने क्लर्क। बिल्डिंग सुनसान है, बिल्डिंग नहीं बनी है, बहुत खर्चा हुआ है, अच्छी बात है। जितने बाबू उतने क्लर्क। तो मतलब अगर 20 बाबू है तो उनके लिए एटलीस्ट 10 तो क्लर्क देखे मैंने उस जगह में, और 10 तो मैंने वहां टोटल सिविलियंस नहीं देखे जो काम कर रहे हैं कुछ भी है। तो क्या उतने क्लर्क मैन पावर की जरूरत उस ऑफिस को है जहां पे उतने ऑफिसर्स भी नहीं बैठे? ओके। सेकेंडली ये भी छोड़ देते हैं, इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जो बहुत सीवियरली अंडर पावर्ड है, जिसे कहते हैं इंडियन पुलिस। ओके, पुलिस सर्विसेज जो स्टेट की है बहुत अंडर पावर्ड है। हमने देखा दंगे होते बेचारे बहुत पिटते हैं, क्योंकि भाई इतने हजार पे एक पुलिस वाला है। ओके, क्या आपको लगता है कि इंडियन पुलिस सर्विसेज को रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? जो क्योंकि IAS IPS बाबू ही बैठ के लास्ट बनाते हैं, ये सब चीजें हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ये जो आइडिया जो आते हैं होशियारी वाले उनके दिमाग में, तो क्या उन्हें ये नहीं लगता कि यहाँ जो इंडियन पुलिस है वो उन्हें भी ज्यादा बजट की जरूरत है या फिर ज्यादा अच्छी वर्कफोर्स की जरूरत है? तो वहां पे उन्हें आइडिया नहीं आता। बात बताइए हितेश भाई, आपको क्या लगता है एक आदमी जो सिर्फ 6 महीने का ट्रेंड है वो देश के बॉर्डर पे दुश्मन को मार सकता है, लेकिन ट्रैफिक नहीं मार सकता? वही तो ट्रैफिक कांस्टेबल टूर ऑफ ड्यूटी कांस्टेबल्स में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? टूर ऑफ ड्यूटी वहां पे लागू कर दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो इस टूर ऑफ ड्यूटी का सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट फंक्शनिंग से रिलेटेड नहीं है। नहीं, मेरा सपोर्ट बस इस नंबर से रिलेटेड है। हितेश भाई, आप इकोनॉमिक, हाँ, मैं ये नंबर्स की क्रंचिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये टूर ऑफ ड्यूटी की एसेंशियल, देखो ये अच्छा नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चलेगा, तुम्हें भी मुझे भी। बट हाँ, लेकिन ऑनेस्टी की बात ये है कि अभी क्या हमने अगर ये चीज नहीं की, जो पेंशन इतनी बढ़ रही है, तो क्या 10 साल बाद कोई गवर्नमेंट आके ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन ले लेगी कि इसे एकदम से चेंज कर लेगी? आपकी फौज के आदमियों को जब, देखिए हितेश भाई, ये आप सही कह रहे हैं, आपकी फौज को जब 2 महीने पेंशन नहीं कुछ मिलेगी रीजन तो है, तो वो क्या दिक्कत नहीं देगा? आपको पता होना चाहिए कि हम जो जितने दर्शक हैं, जिसको पता होना चाहिए कि हम लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी अपनी मेहनत से नहीं बने हैं। हम लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इसीलिए बने क्योंकि चाइना ने अपनी मैन पावर कम कर दी। हम जो थे वही हैं अभी। हम जिस नंबर पे थे हमने कुछ चेंज नहीं किया। चाइना ने 2.5 लाख से आर्मी 8 लाख कर दिए। 25 लाख से चाइना ने अपनी स्टैंडिंग आर्मी को 8 लाख कर दिया है। 25 लाख से 8 लाख। ट्रू, उन्होंने हाफ से भी कम कर दिया आर्मी, क्योंकि वो जानते थे कि 25 लाख की स्टैंडिंग आर्मी को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, उनको हथियार नहीं दे सकते, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकते, उन्हें ड्रोन नहीं दे सकते। वो समझते हैं बात, और वो जानते हैं कि आज वो जमाना गया जहां 25 लाख की आर्मी सामने से आती थी, 50 लाख की जहां से आती थी, वो गए, वो दिन लद गए। आज की जंग होती है या तो शॉर्ट शिफ्ट होती है या फुल स्केल होती है। It is information warfare, psychological warfare, space warfare, economic warfare, अब ये सब warfare आ चुकी है। तो देखिए, पैदल सेना का कॉन्सेप्ट उतना प्रचलित अब देश में नहीं है। आप जैसे आप यूक्रेन को भी देख लीजिए, यूक्रेन रशिया की भी जो वॉर हुई है तो फुली फ्लेजेड वॉर नहीं हुई थी। वो रशिया जब चाहता यूक्रेन को खत्म कर सकता था। एग्जैक्टली, वो बस एक डेटरेंस था, बड़ा ही कंट्रोल्ड अटैक था वो। ऐसे जितना कब्जा हो सके कर लो, वॉर नहीं, जितना कब्जा हो सके कर लो, विदाउट थ्रेशोल्ड को पार किए कि न्यूक्लियर हो जाए या फिर NATO आ जाए या फिर US आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोल वॉर थी। आप जब भी, हाँ, तो आप इसमें एग्जैक्टली, तो इसमें US यूक्रेन का एग्जांपल देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन कोई वॉर है ही नहीं। देयर कैन नॉट बी वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। द वर्ड ऑफ कंट्रीज नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज यूक्रेन कैन नॉट फाइट रशिया। It is just, a fight of two ideologies, and it is a very controlled fight, very controlled warfare in a very controlled artificial ambience. Nothing is natural in Russia and Ukraine. Everything is planned, everything is controlled. So let us not discuss that. लेकिन आज आप देखेंगे हितेश भाई, जैसे आप सही कह रहे हैं, we need to have a very swift army, swift, penetratable, जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं। स्पेशल फोर्सेस सर्टनली इट इज द रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जैसे गवर्नमेंट ने 3 सेनाओं की स्पेशल फोर्स को इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। 3 सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस अब इंटीग्रेट हो गए हैं, 3 सेनाओं के कंप्यूटर एसेट्स इंटीग्रेट हो गए हैं, स्पेस एसेट्स इंटीग्रेट होकर एयरफोर्स को दिए जा चुके हैं, IT एसेट्स नेवी को दिए जा चुके हैं, स्पेशल फोर्स आर्मी को दी जा चुकी है। ये सब अच्छे स्टेप्स, लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर हम मैन पावर को कम कर देते तो वो दिक्कत नहीं होती, टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ा देते, वही मेरा सवाल था, वही मेरा बात है। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी, जैसे मैं आपको जहां पे मैंने बात छोड़ी थी
कि बिलीव मी 5 साल में भी एक अफसर नहीं सीख पाता है वो सब चीजें। बिलीव मी 5 साल की सर्विस भी कम होती है उसको काफी चीजें सीखने के लिए, स्पेशली नेवी में और एयरफोर्स में, क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज इसमें काफी टाइम लगता है आपको चीजों को समझने में। एग्जैक्टली। मैं आपको सच बताता हूँ, नेवी का जब जवान एक एयरक्राफ्ट को ठीक करता है उसको 25 साल की सर्विस हो जाती है जवान को। 25 साल की सर्विस जब एक मास्टर वेरी वैलिड पॉइंट, पेटी ऑफिसर 25 से 30 साल की सर्विस जब हो जाती है, ऑफिसर उनसे पूछते, उनको बुलाया जाता है कि देखो क्या प्रॉब्लम आई है एयरक्राफ्ट में, कैसे ठीक होगा ये। जो हाल वाले को नहीं पता, जो हाल वाले को नहीं पता होता वो उसे पता होता है, नहीं होता क्या? हाँ, तब वो बोलेगा, जब मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर साहब कहते हैं कि साहब ये तो बड़ा मुश्किल पेचीदा काम है, इसको तो कंपनी को भेजना पड़ेगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो ओरिजिनल ओईएम को भेजना पड़ेगा। ओईएम सब मैं कर तो दूंगा, लेकिन मैं कर तो दूंगा, लेकिन इतना टाइम खर्च हो जाएगा कि इससे अच्छा वहां भेज के ही करवा लो, ये कहा जाता है सीधे सीधे कई बार। कर भी दूंगा, बस मेरे पास नहीं रहेंगे, स्पेयर पार्ट्स मेरे पास नहीं होंगे, कहां से लाऊंगा स्पेयर पार्ट्स? तो ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो मैंने खुद पर्सनली मैंने कोर्समेट से अपने दोस्तों से सुना है कि जो नेवी और एयरफोर्स में स्पेशली 4 साल इज अ वेरी, आप 4 साल पेट्रोलिंग के लिए भेज सकते हैं कि चलो बीएसएफ में है, पेट्रोल कर लो राजस्थान में, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में भी अगर आप 4 साल का फंडा अपना रहे हैं, या आर्मी की जो टेक्निकल टीम है एमी और बहुत सारी ऑर्डिनेंस है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, मुझे नहीं लगता है कि 4 साल इज अ वेरी गुड टाइम टू गिव अस एक्सपर्ट जवान टू फाइट फॉर अस। मुझे पता है अग्निवीर टीम का सबसे बड़ा हेडेक क्या लगा, मुझे सोचा नहीं था कि ये चीज आईएएफ और आईएन इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत था आर्मी का साइज, एंड आर्मी का साइज अलोन वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मैं आर्मी के साइज में समझता हूँ कि एक लेमैन सोल्जर जो होता है, जिसका बेसिक पेट्रोलिंग एंड ऑल काम है, या क्लर्क का काम है, या डेस्क जॉब है, उसमें ये चीज इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन जहां आप हाई टेक्निकल पॉइंट्स में घुस जाते हो, या जहां आप वेरी टेक्निकल कोर्सेज में घुस जाते हो, वहां पे ये चीज का आ पाना। और जब आईएएफ ने कहा कि मैं कहता हूं कि ये भी इम्प्लीमेंट होगा, आईएन ने कहा हम भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तब मुझे कंफ्यूजन हुआ कि ये क्यों। सेकेंडली, जैसा मैं और आप स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल आर्मी के अपने एडवांटेजेस होते हैं, चाहे कोई माने ना माने, और कॉन्स्क्रिप्शन के अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो माने ना माने वो अलग बात है। तो प्रोफेशनल आर्मी छोटी सही रहती, आपके नॉन कॉम्बैट ट्रूप को कॉम्बैट ट्रूप्स में भी कन्वर्ट किया जाता, वो भी मैं मानता। लेकिन ये थोड़ा जो 4 साल में आपने निकाल देना है बंदे को, चलो 25% आप रिटेन कर रहे हो, लेकिन किस हिसाब से रिटेंशन होगा? आप टेक्निकल वालों को रिटेन करोगे या बॉर्डर वाले को रिटेन करोगे? आप किस जॉब को ज्यादा रिटेन करोगे, कम रिटेन करोगे? ये इम्प्लीमेंटेशन पे है कि कब जब इम्प्लीमेंट होगा तब हम समझ पाएंगे, अभी तो नहीं समझ आ रहा भाई, सिंपल सी बात है, राइट? तो ये थोड़े हेडेक है। हितेश भाई, लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कॉस्ट रिडक्शन सही से हो रहा है तो वॉच मेजर अविनाश मिलिट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। इट इज नॉट अ टूर, इट इज नॉट अ ड्यूटी, इट इज अ बिजनेस ऑफ लाइफ, डेथ, स्लिटिंग थ्रोट, इट इज नॉट अ टूर एट ऑल। I am not confused भाई, I am just trying to explain both sides। जो डीसीपी बोल रहा ना, हितेश इज कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं दोनों पॉइंट सीखना चाहता हूँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ताकि आप लोग खुद अपने हिसाब से सोच पाए। क्योंकि मैं ये एक तरफा बात नहीं करना चाहता कि ये बहुत शानदार चीज है, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता है बहुत बेकार चीज है। मैं आपको दोनों चीजें डालता हूँ सो दैट आप अपने स्किल्स को लगाओ, आप दोनों पॉइंट समझो, आप समझो इकोनॉमिकली क्या है, आप समझो प्रैक्टिकली क्या है, तो इससे आपका अपना थॉट प्रोसेस बनेगा। अगर आप बस एक व्यू पॉइंट से देखोगे कि बहुत ही शानदार है, तो आपको गंदगी नहीं दिखेगी, और आप अगर ये सोच के देखो कि बहुत ही बेकार है, तो आपको अच्छा ही नहीं दिखेगी। तो मैं इसलिए दोनों व्यू पॉइंट्स आपके आगे डाल रहा हूँ। ऑनेस्टली बात ये है, कंफ्यूजन मुझे नहीं है, मुझे ये मेथड पसंद नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉस्ट क्यों जरूरी है, जो मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम लास्ट में बताएंगे। आप लोग गलत नहीं समझे, हितेश भाई बस ये कह रहे हैं कि आर्मी जो आजकल की है, इट्स एरा ऑफ न्यू वॉरफेयर, इट इज एरा ऑफ न्यू वॉरफेयर, वी नीड टू बी टेक्निकली इक्विप्ड रादर दैन स्टैंडिंग मैन पावर। से कुछ नहीं होता आज के जमाने में, स्टैंडिंग मैन पावर का रोल खत्म हो चुका है काफी तक। वेयर मिनिमम जो पेट्रोलिंग है वो ठीक है, बट स्टैंडिंग मैन पावर इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। तो हितेश भाई कहना चाहते हैं कि फौज का रिडक्शन कम करने का दूसरा रास्ता भी हो सकता था। और मैं अभी एक इसमें बहुत गंदे पॉइंट में आऊंगा जो टूर ऑफ ड्यूटी में इन लोगों ने किया।
जो मतलब बहुत ही गलत चीज मुझे पर्सनली लगी है, जिस चीज को लेके मैं काफी ज्यादा रिलेक्टेंट हूँ इस टूर ऑफ ड्यूटी वाले आइडिया का, दैट वाज कि एक टेस्ट लिया गया था एयरमैन रिजल्ट्स, और ये जो एयरफोर्स का टेस्ट हुए थे, याद होंगे कुछ लोगों ने, बहुत ने पार्टिसिपेट भी किया उस टेस्ट में, और बहुत से बच्चे काफी टाइम से रोने में लगे हैं इस बात को लेके कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आउट हो रहा है। तो इस बात को लेके मेरी तुम लोगों से डीपेस्ट सिंपैथी है, क्योंकि मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आपने टेस्ट ले लिया, उसके बाद आपने टेस्ट कैंसिल कर दिया, उसके बाद आप कहते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों का टेस्ट हुआ था, जिस बैच का टेस्ट हुआ था, एटलीस्ट उस बैच को अंदर लेना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ नितेश भाई। 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इनटू इंडियन पुलिस सर्विस। आई रिपीट माई सेल्फ, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, ओके, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर एंट्री इनटू द इंडियन पुलिस सर्विस। इस एंट्री में स्टेट पुलिस फोर्स, सीएपीएफ और मिलिट्री, इन तीनों की जो सोल्जर ऑफिसर्स थे लेफ्टिनेंट कैप्टन रैंक के ऊपर, इन सबको प्रिविलेज था कि एग्जाम दे सकते हैं। दिस एंट्री वाज ओपन ओनली टू देम, दे कैन गिव दिस एग्जाम, इफ दे क्लियर इट दे कैन बिकम आईपीएस। आईपीएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है, आपको मैं बताना चाहता हूं। सही बोल रहे हो, मैं जानता हूं। क्योंकि देखिए, आप जनरल साहब भी कुछ नहीं कर सकते अपने देश में। अगर आपको लगता है कि आप इस टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ जाके अगर आप आंदोलन करेंगे, मैं कह रहा हूं आपको, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हाथ में भी कुछ नहीं था। हाँ हाँ, कुछ नहीं लोग कर सकते हैं। लगता है कि आप सेना को, जवान को, कोई आप अफसर बहुत कुछ कर सकता है, तो इतनी पावर नहीं होती है सेना के अधिकारी के पास कि कुछ रेडिकल चेंजेस ला सके। आईपीएस एसोसिएशन ने कोर्ट में केस कर दिया इस एग्जाम के खिलाफ जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया था। आप तो फिर भी जवान एंट्री के लिए जा रहे हैं, क्या हो सकता है आपके साथ? मैं आईपीएस एंट्री की बात कर रहा हूं, और कोई कमजोर आदमी नहीं दे रहा था एग्जाम। फौज के ऑफिसर, सीएपीएफ के ऑफिसर, स्टेट पुलिस सर्विस के डीएसपी रैंक के अधिकारी इस एग्जाम को दे रहे थे। इस एग्जाम के रिजल्ट को होल्ड कर लिया गया और आज तक इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो कभी भी आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है एक छोटे से ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में, तो याद रखिए इस देश में इनजस्टिस बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है, और स्टेट से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन कहां तक जाएंगे? देख भाई, आंदोलन जैसे करना है करो, तोड़फोड़ मत करो। आंदोलन जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़फोड़ मत करना, क्योंकि देखो दंगे होंगे पॉलिटिकल गेन के लिए, फंसोगे तुम। पॉलिटिकल पार्टी का सही है, रिटायर्ड लोगों का बहुत बढ़िया है, उन्हें पेंशन आ रही है, तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और दंगे किसलिए कर रहे हैं? हाँ, तुम वही लोग हो जो आर्मी ज्वाइन करके देश बचाना चाहते हो, और वही बंदे फिर, हाँ। हमारा बस ये कहना है कि देखो, हम भी खिलाफ है टूर ऑफ ड्यूटी, मैं तो पर्सनली खिलाफ हूं, लेकिन अब जो है सो है। एग्जैक्टली, मैं अब जो है सो है, मैं इस मेथड के सपोर्ट में नहीं हूं। तो एंट्री है ना, मैं भी नहीं हूं सपोर्ट, लेकिन मैं समझदारी से कह रहा हूं कि अब जो मेथड आ गया है, अप्लाई करो इसके लिए। 4 साल के बाद भैया जो 75% जाएंगे वो सोचेंगे, अब तुम थोड़ी 75% में हो। मेहनत करो, अपना एसीआर अच्छा करो, अफसरों के साथ सही रिलेशन रखो, डिसिप्लिन रहो, टाइम पे आओ, टाइम पे पीटी के लिए जाओ, बदतमीजी ना करना यूनिट में, रेड मार्क ना लग जाए तुम्हारे डोजियर में, खत्म। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जो आज भी एसएससी ऑफिसर, ये जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट डिस्कस हुए हैं, बस एक बार ये कॉस्ट को अपने दिमाग में कैलकुलेट करके देखो और सोचो कि तुम 5 साल बाद आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हो, और नौबत ऐसी हो जाती कि सैलरीज इतनी बलून हो जाए या पेंशन इतनी बलून हो जाती कि तुम्हारी तनख्वाह देने का पैसा नहीं होता, या फिर तुम्हें बंदूक देने का पैसा नहीं होता, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता कि ये जॉब सिक्योरिटी उतनी ही अच्छी लगती जितनी आज तुम्हें लग रही है, या फिर उस टाइम पैसा कहाँ से आता? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो तुम्हारे बगल में है, जहाँ फौज की सैलरी देने के पैसे नहीं है, फौज देश को चलाती है, उनके पास पैसा नहीं है अपने आप को सैलरी देने का। तुम समझ रहे हो, जो देश चलाता है उसके पास नहीं है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात होने में तुम्हारे भी कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं, और ऐसा नहीं होता कि कहीं और से बजट ला के आर्मी में पटक देंगे, इतना आसान एलोकेशन नहीं होता है, राइट भाई? आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस बुलशिट है, वो बात सही होगी भाई तेरी, लेकिन टेक्निकली जब आदमी सोचता है ना, जो आदमी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से सोचता है, वो आदमी को सोचना पड़ता है। 5 साल बाद की पैसा हवा से नहीं आता है, राइट? ये बात सबको माननी पड़ेगी एक ना एक टाइम पे। और तुम सोचते हो चीफ ने क्यों नहीं कहा, जैसे भाई ने बताया, चीफ कह के भी क्या कर लेता? वहां पे बैठते हैं अकाउंटेंट्स, जो बड़े बड़े मतलब कैलकुलेटर्स, जो स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं, और ये सिविल सर्विसेज वाले, वो बंदे चीफ के आगे कैग की रिपीट करते हैं। हाँ, ये सब कैग, ये सब सेक्रेटरी, ये सब मिलकर एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। वो चीफ के आगे ना बोल सकता है, ठीक है सर,
वो चीफ के आगे ग्राफ फेंक के रख देंगे और मैं कि ये कहता हूँ देखो ये है ग्राफ, इतने साल बाद तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम क्या करने वाले हो। चीफ क्या कह देगा बताओ, तुम बताओ और चीफ क्या कई बार कहे। दिनेश भाई, कई बार मैं आपको बताता हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री में पूछा भी नहीं जाता है आइडियाज मिलिट्री सेक्रेटरी से। मिलिट्री सेक्रेटरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो हैसियत है इस देश में, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के बराबर है। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी से नीचे जितने भी मिनिस्टर साहब कुछ हाँ नियत करने के लिए थोड़ा बहुत, तीनों सर्विस चीफ को जब राशन, आपको याद होगा हितेश भाई, राशन बंद हुआ था अफसरों का, पीसफुल एरिया में जो भी अफसर रहते थे उनका राशन सरकार ने बंद कर दिया। जवानों का खुला रखा था, अफसरों का बंद कर दिया। तो कुछ नहीं कर पाए थे हम, आंदोलन कुछ नहीं होता फौज में। अब जो सरकार ने कर दिया कर दिया। अब आप यही बता दो, चीफ के आगे अगर वो 3 ऑप्शन रख देते हैं, और तीनों ऑप्शन बहुत ही बेकार टाइप के होते हैं, लेकिन क्योंकि देखो हमें इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करना है, पैसा के बिना तो कुछ नहीं चलता, चीफ भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। अब चीफ को 3 ऑप्शन दे दिए, टूर ऑफ ड्यूटी, फौज का साइज आधा कर दो, या फिर ये कर लो, या फिर सबकी तनख्वाहें कट कर दो। तुम्हें क्या लगता है चीफ को क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 3 ही है, उसे डिसीजन लेना पड़ेगा टफ वाला, और टफ डिसीजन लेना ही लीडर्स का काम होता है, राइट? सबको खुश रख पाना। सही बात नहीं देश भाई, इतनी महानता में ना भी जाएं, सिंपल सी बात है। अगर सीरियस बोल दे इस सर मैं नहीं करूंगा, तो सीरियस नहीं रहेगा वो, सिंपल। दूसरा बंदा सीरियस बन जाएगा। भाई ये जनता नहीं समझती है, उसके जूनियर को सीरियस बना देंगे। अरे हाँ, लोग बनने के लिए मर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप ये मत सोचिए कि आपके हक के लिए क्यों नहीं लड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर लेवल पे इतनी बातचीत नहीं होती है, फौज के पास ना तो इतनी अधिकार है कि हम आपकी बात, मैं नहीं, जब लोग आपकी बात सुन सके, किसी के पास कोई हक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इस देश को चलाती है, ब्यूरोक्रेसी का ही आइडिया है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ब्यूरोक्रेसी का ही आइडिया है बहुत कुछ इस देश में, उसी का आइडिया टूर ऑफ ड्यूटी भी है, और इसमें फौज का बेचारी का कोई रोल नहीं है। तुम्हें पता, फौज एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ वॉइसलेस डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वॉइस का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता आया है, होता रहेगा। हम एक पोस्ट सर्विस होती है जिसे कहते हैं IFS या इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है, फॉरेन सर्विसेज जो होती है, वो एक बहुत ही रेप्यूटेड सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती है, मतलब काम बहुत रेप्यूटेड होता है। बट इंडिया में लोग उस चीज को पसंद नहीं करते, बिकॉज क्या होता है ना, इन लोगों को बाहर फॉरेन में रहना पड़ता है, डायलॉग सीखना पड़ता है, तो IAS IPS में लट्ठे की पावर या सिग्नेचर की पावर दिख जाती है। IFS की ये सब नहीं दिखता। IFS बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है, लेकिन उसमें ये चीज नहीं दिखती, तो लोग नहीं लेते हैं, ऑनेस्टली बात ये। लेकिन IFS की इतनी रिक्वायरमेंट है इस देश को, क्योंकि आपको अपने जियोपॉलिटिकल गेम्स बनाने के लिए आपको एम्बेसी खोलनी पड़ती है, ये सब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होता है, राइट? लेकिन IFS की सीट्स नहीं बढ़ती हैं। क्यों नहीं बढ़ती है मैं बताता हूँ। क्योंकि जो IFS ऑफिसर्स होते हैं ना, वो सीट बढ़ने ही नहीं देते। जैसे आपके देश के जज होते हैं ना, वो और कोर्ट नहीं खुलने देते, बिकॉज वो लगता है कि अगर बाकी जज बन जाएगा तो मेरा क्या होगा। वैसे IFS में भी चलता है कि अगर ज्यादा लोग IFS हो जाएंगे तो कंपटीशन यहाँ बढ़ जाएगा, फिर मेरी इज्जत कौन करेगा। और इस चक्कर में नंबर्स को, खुद ही पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बाय कीपिंग द साइजेस कम। दिस इज द रियलिटी ऑफ द मतलब ब्यूरोक्रेसी। बहुत इंटरनल बात बता रहे हैं अवधेश भाई। हाँ, बहुत नॉलेज है आपको। और ये सिविल सर्विसेज का इशू है, और बहुत सारी सिविल सर्विसेज का इशू है। लेकिन जब वही पॉलिसी बना रहे हैं तो वो अपने आप पे कभी उंगली नहीं लगाएंगे, ये बात तो तुम भूल जाओ। एग्जैक्टली यार भाई, DCP अगर तुझे नॉलेज है तो प्लीज मुझे यार थोड़े, मैंने जो कैलकुलेशन किया आधे घंटे बैठ के, प्लीज मुझे तू बता देता भाई, मैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता इस चीज में। बट मैं वही बोल रहा हूँ, सबका अपना एक व्यू पॉइंट है। आप देखो, इसके पॉजिटिव भी है, इसके नेगेटिव भी है, सपोर्ट किसी का नहीं है, बट जो हो चुका है वो हो चुका है। अच्छा तुम्हें लगे ना लगे, एग्जैक्टली उसमें हम फंस चुके हैं। इस हमारे डिस्कशन से कुछ टेक अवेज है हितेश भाई, समराइज इनको टेक अवेज बता देते हैं। टेक अवेज ये गाइस कि अब हम इसके खिलाफ हैं, आई एग्री, लेकिन आपको सड़कों पे जाना है तो पीसफुल प्रदर्शन कीजिए, लेकिन मान के चलिए आपके पीसफुल प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। और अगर आप पीसफुल प्रदर्शन नहीं करके वॉल्यूम प्रदर्शन करेंगे तो फिर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, सरकार किसी को भी नहीं छोड़ती है। और ठीक है, आप लड़ नहीं सकते हैं। और जो मैं जनरल परवेज कियानी, कौन ISPR का चीफ कौन था हितेश भाई? ISPR यार, उसका मैं मतलब मजाक वाला नाम याद है मुझे, असली वाला याद नहीं है, तो उसमें चुटकुले बनते थे, मैं भूल गया।
उसे क्या कहते थे यार, गधा कहते थे, क्या कहते थे, तुम, मैं भूल गया उसका नाम, अभी उसे कुछ कहते थे, बड़ा ही मतलब मीमर था वो। डीजीआईएसपीआर की भाषा में बताता हूँ, हाँ, डीजीआईएसपीआर ने कहा था, और मैं उसको कोट करता हूं, यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते हैं, इमरान चाहे खान को स्टेट फेंक अन्याय दिया करे या उन्होंने, न्याय करे। वो प्राइम मिनिस्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने देश का, इमरान खान को फेंक दिया, ठीक दैट है, गाय वाज देयर प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हो? ठीक है। तो ये लेवल है। तो अब आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप वॉलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे समझदारी की बात होगी, जो टूर ऑफ ड्यूटी दिया है उसको पढ़िए, फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए, टेस्ट देने जाइए, जवान बनिए, उसके बाद 4 साल बाद अपना रिकॉर्ड अच्छा रखिए, 25 में सिलेक्शन बहुत और अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ, हाँ, लीव मी, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है हितेश भाई, जिससे आपका एब्जॉर्प्शन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्सेस में आराम रेलवेज से ने हो बोल जाएगा। दिया है, सेंट्रल आर्म ने बोल दिया है, जी हाँ जी, आप प्राइवेट कंपनीज आपको हायर करने के लिए मरेंगी, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि प्राइवेट कंपनीज में कितनी होड़ होती है। अरे भाई, मैं बताता हूं, अमेजॉन ने इतनी अच्छी पॉलिसी निकाली है कि कोई भी हर रैंक के बराबर इक्विवेलेंट एक सीपीसी दिया हुआ है अमेजॉन ने। मैंने उसका एक लेटर पढ़ा था, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल से लेके एक नीचे के सिपाही तक, सबके इक्विवेलेंट एक जॉब बनाई हुई है अमेजॉन ने। अमेजॉन समझता है कि एक्स सर्विसमैन आर अ ह्यूज ट्रेजर ऑफ मैन पावर पोटेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टैक्टिक। अमेजन तो छोड़ दो, अपना देश में वो बेचारे अंबानी को इतना गाली देते हैं लोग, लेकिन रिलायंस की जो आपकी सिक्योरिटी है ना, जो आपके रिफाइनरीज की सिक्योरिटी करते हैं, वहां पे आपको एनएसजी से, पैरा कमांडो से लेके स्पेशल फोर्सेस के जवान मिलते हैं, नॉर्मल सिपाही से लेके एसएफ में लीड करने वाला कैप्टन उनका, उनकी सिक्योरिटी में, एंड ही इज अर्निंग मच मोर देन ही वाज अर्निंग इन द आर्मी, जो कैप्टन है। और जो सोल्जर है उसे भी अच्छी पे मिल रही है, पोलैरिस की गाड़ियों में घूम रहे हैं, पजेरोस चल रही है अंदर रिफाइनरी के, उसके अंदर वो घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, आपका सीवी तो कहीं ना कहीं से इम्प्रूव हो ही जाएगा। आप 12th पास बंदा जा रहा है इस चीज में, 12th आप पास, सोचिए ना, आप 16 साल में अगर अग्निवीर, चलिए आपने अग्निवीर का बॉयकॉट कर दिया, तो आप जीवन में क्या ऐसा कर लेंगे 16 से 21 के बीच में? आज लड़का टिकटॉक बनाने के अलावा और इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करने के अलावा एडिटेड पिक्स क्या कर लेता है इस देश का युवा? मुझे आज बताइए। एक आईएएस भी आईएएस तब बनता है जब वो 25 साल का हो चुका होता है, 4 साल मुखर्जी नगर में पढ़ाई कर चुका होता है। 17 साल में 12th पास तो करोगे, 16 से 21 की एज में 17 साल में 12th पास करोगे, 4 साल बीटेक करोगे। बहुत ऑनेस्ट सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री का जो हाल है मैं वो समझा देता हूँ। 4 साल बीटेक करोगे, 10-12 लाख 15 लाख रुपए आप खर्च करोगे बीटेक में, ओके? आप बहुत अच्छे हुए, आईटी में हुए, आपका टैलेंट हुआ, तो आप चलो सही कमा लोगे, लेकिन 4 साल बाद कई बंदे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते 15,000 की इनकम से, सीएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला जो सीन होता है। आप 4 साल बाद आप 12th पास करके गए, ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में भी आपको पैसा मिला, उसके बाद आप वहां से बाहर निकले हैं 4 साल बाद 12 लाख रुपए लेके, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिला। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना बेकार चीज है जितना लोगों ने मेंटली बना दिया है, क्योंकि लोगों ने पढ़ना नहीं चाहा। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है, वो लॉजिकली नहीं सोचते, वो इमोशन से पहले सोचते हैं, फिर लॉजिकली बाद में सोचते हैं, जैसे होता रहता है, आपने देखा ही है। बट ये है कि सिचुएशन खराब है, पैसे की जरूरत थी, ये एक बहुत ड्रास्टिक डिसीजन है, सही है गलत है इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखते हैं। सपोर्ट में मैं भी नहीं हूँ, भाई भी नहीं है, ऑनेस्ट सी बात ये है। बट हम ये बात जानते हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है, और ये चेंज होने वाला है नहीं। पैसे का हिसाब मैंने बता दिया है, महीने का जो आपकी सैलरी जाती है 6,500 करोड़ रुपए जस्ट फॉर द आर्मी, वो मैंने बता दी है, यानी $1 बिलियन आपका महीने की सैलरी है आर्मी की, वो मैंने आपको बता दिया है। आपका महीने का जो आपका मतलब बेसिकली जाता है पेंशन में, जो है $1 बिलियन के नियर लगभग, वो मैंने आपको समझा दिया है। कैसे आप साल में 20 से 22 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हो सिर्फ सैलरी और पेंशन पे करने में। आर्मी की, एयरफोर्स और नेवी की बात भी नहीं होती है, होने वाली है इस चीज़ में, तो वो मैंने बता दिया आपको। इतना देखने के बाद आप ये सोचो कि 5 साल बाद तो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली थी, दिक्कत आने ही वाली थी। दिक्कत को आज थोड़ा एड्रेस किया गया तो बहुत लोग इश्यूज़ में, बट ये जो प्रॉब्लम है ना वो इकोनॉमिकल है। इसे आप इमोशनल लेवल पे देखोगे तो इमोशनल इश्यूज़ दिखेंगे, इकोनॉमिकल लेवल में देखोगे तो आपको वजह दिखेगी कि ऐसा हुआ क्यों। बेसिकली वजह समझे बिना
लड़ाई मत करो, और किसी रिटायर्ड ऑफिसर या फिर कोई कोचिंग टीचर या फिर किसी के भी कहने पे दंगेबाजी तो मत ही करो, क्योंकि होगा ये कि कोचिंग वाले का कोचिंग चलेगा, रिटायर्ड की पेंशन चलेगी, सबका अपना चल रहा है, तुम लोग का करियर इशू में आ जाएगा, बिकॉज एफआईआर तुम पे होगी, फिर ना प्राइवेट सेक्टर में जा पाओगे, ना आर्मी में जा पाओगे, और बाकी किसी सेक्टर के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ अपनी अपनी ज़िंदगी किसी चूतिया पने में स्पॉइल मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड बड़े भाई के तौर पे ले लो या फिर दोस्त के तौर पे ले लो या किसी भी ढंग में ले लो, बिकॉज आई वॉज पर्सनली आर्मी एस्पिरेंट। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पर्सनल रिग्रेट ये चीज़ रही है कि मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। इवन एज शॉर्ट सर्विस परमानेंट कमीशन मुझे डिफरेंस नहीं लगता उन दोनों में। तो ये अपना बहुत बड़ा रिग्रेट है लाइफ का कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। और मैं ये पेज 6 साल से चला रहा हूँ, मैंने आज तक इससे 1 रुपये की अर्निंग नहीं की है, ना ही मैं इससे करना चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की है। बहुत ऑनेस्ट सी बात है, जो लोग 6 साल से देख रहे हैं वो जानते हैं। तो मुझे तुम लोगों के आर्मी ज्वाइन करने से पैसा नहीं मिलने वाला, ना ही कोई मुझे अपनी सैलरी देने वाला है, ना ही कोई मुझे कैंटीन कार्ड दे के जा रहा है, मुझे कोई एडवांटेज नहीं है इकोनॉमिकल। लेकिन मैं बस इस सेंस में बोलता हूँ क्योंकि अच्छे लोग फोर्सेस में जाते हैं ना तो अच्छा होता है, और घटिया लोग जाते हैं तो फिर वही घटिया हरकतें होती है जो कुछ लोग दिखाते रहते हैं, मतलब इंस्टा में पेजेस बना के या फिर चलता रहता है, कोई लड़की छेड़ रहा है, कोई अपना करियर सेट करने में लगा है, कोई फ्यूचर के रिटायरमेंट के लिए अपना करियर सेट कर रहा है, वो सब चीज़ें होते रहती हैं। तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली होते रहेंगी बिकॉज पैसा आदमी को करप्ट कर देता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अब तुम लोग कहोगे एमएलए की पेंशन कार्ड देते, पीएम की पेंशन कार्ड देते, आई एम ऑल फॉर दैट बुलशिट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस की पेंशन काटो, आईपीएस की पेंशन काटो, सब चलता है। मुझे पर्सनली किसी से इशू नहीं है। बट इशू ये है कि आईएएस आईपीएस भी छोड़ दो, एमएलए भी छोड़ दो, वो 5,000 लोग हैं एमएलए। साल में 50,000 लोग आर्मी से रिटायर होते हैं जस्ट टू गेट न्यू पेंशन, एंड दीज पीपल विल गेट पेंशन फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। समझ रहे हो? 15-20 ईयर्स में पेंशन मिल रही है। 50,000 लोग साल के निकल रहे हैं आर्मी से। इन 50-60 हज़ार लोगों की जो 1 महीने की पेंशन है वो 200 करोड़ रुपए के नीचे जाती है। और मैं ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स बता रहा हूँ, मैं बहुत मिनिमम नंबर्स को लेके बातें कर रहा हूँ। तो आपका साल में 2,000 से 2,400 करोड़ रुपए एडिशनल बर्डन पड़ता है डिफेंस बजट पे। ये बात समझो। और ये पैसा हवा में नहीं आता। ये सोचना छोड़ दो कि आर्मी इज़ अ प्रोफेशन या फिर पैसा हवा में आता है। पैसा हवा में नहीं आता है। डिफेंस का बजट भी टैक्सेस से जाता है, डिफेंस का बजट भी इनकम से जाता है, और इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। आप यूएस नहीं हो कि आप 5% अपनी जीडीपी लगा दोगे फॉर डिफेंस। आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप डिफेंस पे इतना खर्च कर सको। आपका देश डेवलपिंग है, आपको अपनी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, आपको अपनी टेक्निकल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, और आपके पास बजट बहुत लिमिटेड है। तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर मतलब सर्विंग है, सबका अपना व्यू पॉइंट है। मैं किसी के व्यू पॉइंट को गलत नहीं बोलता। ऑनेस्ट सी बात ये है, इसके नेगेटिव्स भी मैंने बता दिए हैं, इसके पॉजिटिव्स भी मैंने बता दिए हैं। मतलब इस स्कीम के नेगेटिव तो मैंने बोल ही दिया है, मैंने ये बता दिया कि मैं इसका सपोर्ट में तो नहीं हूँ। बट मैं ये बात मानता हूँ कि ये एक नेसेसरी ईवल है, क्योंकि आज तुम कहोगे कि इस बात को इग्नोर कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट कहेगी इलेक्शन जीतने के लिए हम 5 साल तक का और डिले कर देते हैं, लेकिन 5 साल बाद सिचुएशन इतनी बेकार हो जाएगी कि आप फिर सोच नहीं पाओगे कि क्या करना है। फिर 5 साल बाद आप क्या कहोगे कि जब आर्मी को 1 साल तक तनख्वाह नहीं मिलेगी या आपको 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपके सिपाही वहाँ पे 6 महीने बिना तनख्वाह के तो नहीं रहने वाले। ओके, एंड आर्मी एज अ जॉब नहीं है, चाहे 4 साल की हो या 20 साल की हो। मैंने एज अ पर्सनली एज अ जॉब नहीं देखी है। मैं समझता हूँ लोगों को पैसा चाहिए होता है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑल फाइन। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप पैसे को देखे बिना चले जाओ, लेकिन भाई तुझे पता है MiG-21 से F-16 गिरा कैसे था? मैं एक ऑनेस्ट सी बात बताता हूँ। अगर हमारे पास ना MiG-21 से F-16 गिराना सिर्फ एक्सपीरियंस से बात नहीं थी, आपके पास R-72 का IR सीकर था। ओके, IR सीकर पैसिव सीकर होता है।
पैसिव मतलब उसका कोई सिग्नल नहीं जाता। अगर MiG-21 का रेडार से लॉक करता ना तो F-16 को पता चलता कि उस पर लॉक आ चुका है। R-72 का आपका जो सीकर गया था पैसिव था, उसे पता भी नहीं चला वो लॉक कब हो गया, उसे पता भी नहीं चला उस पर फायर कब हुआ, और जब उसे लग गई मिसाइल तब उसे आइडिया आया। तो ये कहना कि मिग 21 को उड़ाने पे घमंड मत करो, अच्छा एयरक्राफ्ट है वो, लेकिन अच्छा इतना अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है कि आप उसे आज भी फ्लाई करते हो। मैं MiG-21 का सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत बार MiG-21 को डिफेंड करता हूँ, सबने देखा है। बट बात यह है कि क्या वो चीज़ को आज सर्व करना चाहिए? नहीं, वो चीज़ को आज सर्व नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ रिस्क। हम उसे मजबूरी में उड़ा रहे हैं, कोई खुशी खुशी MiG-21 में नहीं जा रहा है, और ना ही एयरफोर्स खुश है, ना ही मैं खुश हूँ, ना ही मतलब पायलट्स को तो पसंद आता है। बट अगर उन्हें मैं कह दूँ MiG-21 से आपको एक मिराज से लड़ना है या F-16 से लड़ना है या फिर आपको रफाल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, कोई भी खुश नहीं होगा। और वो उस चीज़ के लिए पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम उस पैसे को उड़ा देते हैं। हम लोगों को जेट्स की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम $30 बिलियन में नए जेट्स का प्रोक्योरमेंट करें, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हम इस बात से लेके ये खुश नहीं हो सकते कि हमने इस चीज़ से इस चीज़ को कर लिया, वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। दिस इज़ द इशू। आपके पास अभी IAF के पास रिफ्यूलिंग टैंकर्स नहीं है, उसकी क्या कर लोगे? एवैक्स नहीं है, उसका क्या कर लोगे? ये चीज़ें सोचो। हमने एक के बदले एक मार दिया इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज नॉट हाउ यू विल विन अ वॉर। आप हर कॉम्बैट में सॉर्टी में एक एयरक्राफ्ट का लॉस नहीं कर सकते। पाकिस्तान से कर लोगे, चाइना से कम्पीट कर सकते हो तुम ऐसे? मतलब ये इतनी बेवकूफ़ मेंटेलिटी है हम लोगों में। हमारे पास 1500 एयरक्राफ्ट है मान लो मैक्सिमम, चाइना के पास डबल फोर्स है। 1-on-1 अगर तुम मानते हो कि हम एक 1-to-1 लॉस झेल लेंगे तो तुमसे और मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। ये ऑनेस्टी है, एंड दिस इज नॉट लाइक, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू एक्नॉलेज। हम पाकिस्तान से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान को मत देखो, वो बेकार देश है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज इवन कैपेबल ऑफ फाइटिंग अ वॉर। उनके पास तेल का पैसा नहीं है, उनसे क्यों कम्पीट करते हो? कम्पीट विद द पर्सन हु इज बेटर देन यू। MiG-21 अपने टाइम का बहुत अच्छा फाइटर था, 1990s तक बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन बाइसन अपग्रेड वाज नॉट सपोज्ड टू कीप इट इन सर्विस टिल 2020 या 22। बाइसन अपग्रेड में ना हमने कॉस्ट कटिंग की थी, कितने लोगों को ये बात पता है? ये सोचो। अब अगर तुमने उस टाइम बाइसन के अपग्रेड में उसमें रेडियो उसमें नहीं किया, डाटा लिंक्स नहीं डाले, दैट वाज बिकॉज हमने सोचा था कि ये 10-20 साल में रिप्लेस हो जाएगा। उस अपग्रेड को हुए 30 साल होने वाले हैं। इस मेंटेलिटी के साथ चलोगे कि हमने F-16 को मार गिराया एक MiG-21 से, तो भगवान कसम तुम लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। MiG-21 का डिटेक्शन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज उसने जोग्राफिकल टेरेन की मैपिंग की और उससे हमारे ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स ने अच्छे से इन्फॉर्म किया। बट हमेशा इस चीज़ के उसमें मत रहना कि हमेशा ऐसा होगा। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी नाम की एक चीज़ होती है, उसे एक्नॉलेज करो। एंड मैं ये नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ पार्थ से भी या किसी से भी। US एयरफोर्स ने इतनी बड़ी वॉर्स कैसे जीती? उनके पास न्यूमेरिकल और टेक्निकल दोनों सुपीरियरिटी थी। अगर अभिनंदन की जगह कोई और पायलट होता या फिर कोई ऐसा पायलट होता जो उतना कमिटेड नहीं होता कॉज के लिए, तो हमें इस बात पे कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बेकार सिस्टम से एक सुपीरियर वेपन से फाइट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड मेंटेलिटी। और मैंने ये बहुत सुना है कि मॉरल से जंग जीती जाती है, या फिर आप मॉरल से ये कर लेते हो, सिपाही को अगर मतलब आप बंदूक नहीं दोगे वो मॉरल से जीत जाएगा। भाई गोली लगती है ना, मॉरल खत्म हो जाता है। तुम क्या सोचते हो जिन लोगों को गोली लगती है उनका बहुत मन होता है मरने का? किसी का मन नहीं होता। दिस इज रियलिटी ऑफ वॉर। रोमांटिसाइज मत करो। गोली लगने के बाद ह्यूमन बॉडी है, जिंदगी एक चीज़ होती है, राइट? तो इतना सोचो, आपके सोल्जर्स डिजर्व करते हैं कि उनके पास बेस्ट वेपन हो। आपके सोल्जर डिजर्व करता है उसके पास बेस्ट जैकेट हो। आपका सोल्जर डिजर्व करता है कि उसके पास सब कुछ हो। एंड ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपना बर्डन फाइनेंशियली कम नहीं करते। आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाओ।
अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को समझ आता है। एसएससी भी लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन आज कितने लोगों जो ओटीए में जाने को तैयार हो, बहुत लोग। 10 साल पहले एसएससी की बात कर लेता, लोग कहते क्यों क्यों जाना है ऐसी सर्विस में, तो जब 10 साल में निकाल देंगे तुम लोगों को। 21-22 से बंदा ज्वाइन कर रहा है, 32 में शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, एंड उसके बाद तुम कह रहे हो कि भाई साहब अब तुम रिटायर हो जाओ। दिमाग सही है तुम लोगों का? 32 से बच्चे हो जाते हैं लोगों के, कैसे पे करेगा? कोई कंपनी हायर करेगी, कोई जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ है, लेकिन लोग जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज लोग आर्मी को एज अ जॉब नहीं देखते, ये पैशन है इसलिए लोग जाते हैं। तो हर चीज़ को ये अपना छुट्टियाँ से एसोसिएट मत करो, बहुत ज़्यादा हेडेक्स हैं इन चीज़ों में। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मुझे भी नहीं पता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग या फिर दंगे करने के लिए मैं ये सपोर्ट नहीं कर सकता कि दंगे कर लो, राइट? दिस इज़ बेसिक। आपको मानना पड़ेगा कि इस टाइम पे आप 13 लाख की फोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। इंडियन आर्मी में बहुत लोग मैंने देखे हैं जो खुश थे कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। बहुत लोग ऑफिसर्स खुश थे, बहुत सारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तक खुश थे इस बात पे कि हम लोग इतनी बड़ी आर्मी है। डू यू अंडरस्टैंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट? अपने ब्लोटिंग पे कभी खुश मत हो। हमारे पास 6 लाख ऐसे सोल्जर्स हैं जो कॉम्बैट के नहीं है, हम खुश हैं। एक पागल आदमी अपने खर्चों पे खुश होता है, चाहे आप कितना भी बड़े देश हो, चाहे आप कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, चाहे आपकी इनकम 1 करोड़ रुपये हो, अगर आप पैसा पानी की तरह उड़ाओगे तो आपको उसका नुकसान होगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो प्लीज इकोनॉमिकल सेंस में भी सोचो। इमोशनल घूम के सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज इमोशनली नहीं चलती। आपको रशिया ऑयल इमोशन पे नहीं देगा, और ना ही आपको टैंक इमोशंस में मिलेंगे, ना ही आपको बंदूकें इमोशन से मिलेगी, ना ही आपको कुछ। आपका अपना ओएफबी भी आपको बंदूक इमोशन पे नहीं दे सकता। दैट इज नॉट हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। हर चीज इकोनॉमिक्स पे चलती है दुनिया में। आपका ओएफबी अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, या हाल तेजस की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसे भी एयरफोर्स से पैसे की जरूरत पड़ती है। दैट इज द बेस रियलिटी। हाल आपको मुफ्त में नहीं बना के दे सकता। आईएएफ अगर हाल को पे नहीं करेगी तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कहेगी छोड़ दो, आप अपना ही डिपार्टमेंट है, कोई कुछ नहीं होता। ये समझो। 20% ऑफ इंडियंस नहीं भाई, टैक्स से 5% देते हैं, 5% भी टैक्स नहीं देते हैं इस देश में। सो इतना हंकी डोरी नहीं है। बट मुझे पता है कि बहुत लोग रिटायर्ड हैं, उन्होंने कॉम्बैट देखा है, उन्होंने सब कुछ देखा है, एंड दे आर वेरी गुड। मैं ये नहीं कहता उन्हें नहीं पता, उन्हें सब पता है। उन्हें कॉम्बैट का सब पता है, उन्हें मिसाइल का सब पता है, उन्हें टैंक का सब पता है, उन्हें गोले का सब पता है, उन्हें आर्टिलरी का सब पता है। वो जिस चीज़ में रहे उन्हें सब पता है। लेकिन इशू ये है कि उन्हें वो नहीं पता जो उन्हें पता होना चाहिए। दैट इज मनी। मनी कहाँ से आता है? पैसा नहीं आया तो आपको आपका बेस्ट फ्रेंड इजराइल, रशिया, कोई भी कुछ नहीं देगा। दैट इज ऑनेस्टी। You think this universe might also file petition later on against IAF for permanent absorption in the army? That is not going to work. मैं बताता हूँ क्यों नहीं। अगर ऐसा ही होता कि आप पेटिशन डाल के कोर्ट्स में जाते और कोर्ट में जाके कहते कि हम लोग को परमानेंट रखो, या हमें पेंशन दो, या हमें ये दो, तो आज तक जो गवर्नमेंट के स्टेट एम्प्लॉयज़ है ना, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है, मतलब एक लेवल के बाद, वो लोगों ने भी ये चीज़ अपना ली होती। आप कोर्ट में पक्का जा सकते हो, आपका सबका हक बनता है। वो 1 रैंक 1 पेंशन वाले भी कोर्ट पहुंचे थे। बट जो चीज़ इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी में नहीं आती है वो नहीं आती है। आपके बीएसएफ वाले भी जा सकते हैं लेवल से कि हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो आर्मी करती है, हम भी बॉर्डर्स में खड़े हैं, हमें पेंशन दो, हमें सैलरी दो। नहीं होता। जजेस को भी पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, बिकॉज उनका अपना पैसा अलग जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जब प्रेजेंट करेगी, पॉलिसी बनाएगी, तो जज टेक्निकली जुडिशियरी इज नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन दिस। उन्होंने वो फीमेल को एंट्री में घुसा दिया, वो अलग बात है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये मॉरल या इक्वालिटी बेस वाली बात नहीं है, ये अलग बात है। कल कोई ना कोई कहेगा मैं सोल्जर हूँ, मैं भी वही करता हूँ जो मेजर करता है, मुझे भी वही सैलरी दो जो मेजर की हो। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो थोड़ा सोचो लॉजिकली। ये दंगे फसाद करना और ये आग लगाना माइट साउंड वेल एंड गुड, बट दिक्कत तुम लोगों के लिए हो जाएगी।
और मैं इसलिए कहता हूँ बड़ा भाई समझो मत समझो, पर्सनल चॉइस तुम्हारी, बट आई एम सेइंग इट फॉर योर ओन बेटरमेंट। और मुझे ना ही तुम्हें कोचिंग बेचनी है, ना ही मुझे अपनी कोई शर्ट बेच रहा हूँ, या ना ही मुझे तुम्हें कुछ देना है, और ना ही मैंने अब तक कुछ ऐसा किया है कि शायद जिस मैंने किससे मॉनिटरी गेन अब तक तो इस पेज से नहीं लिया। तो मैं तुम लोगों के बेटरमेंट के बोल रहा हूँ, मुझे पैसा तुम में से कोई नहीं देने वाला। दिस इज द ऑनेस्टी, बेसिक थिंग। सो अपना अपना देख लो। यस, जुडिशियरी इज इंटरफेयरिंग एवरीवेयर, श्वेता सही बोल रही है, बट श्वेता जुडिशियरी में सुधार लाने का काम आप लोगों का है, तो वो आप लोग करें। लॉयर्स आपको ही संभालना पड़ेगा। सो अपना अपना देखो। और मैंने बहुत ऑनेस्टली आपसे बात प्रेजेंट की है, मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं। मैंने स्पाइडी बेचारे को, वो बेचारा तो यहाँ था भी नहीं, मैंने उसे कॉल कर करके बुला के कहा है कि आ जा वापस। वो बेचारा वहाँ से वापस आया है। मैंने अपनी सही बताऊँ तो मैं अपने पर्सनल रिलेशन को छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपको 15 मिनट एडिशनल समझाने कि समझ जाओ। तो ये भी एक रीज़न है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब गिना दिए। अब वीडियो देखो, समझो, एनालाइज करो और खुद डिसाइड करो कि क्या सही है। बिकॉज मुझे ये स्कीम पसंद नहीं आई, बट मैं ये जानता हूँ कि ये स्कीम नेसेसरी है। आपको पसंद आए ना आए, आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। जब आप छोटे थे, आपको कुछ ना कुछ पक्का खिलौना चाहिए था, या जो आपके पेरेंट्स या तो उसे नहीं लेना चाहते थे या अफोर्ड नहीं करते थे, या फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये चीज़ पे पैसा बर्बाद मत कर। एंड कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ा वो एस्पेक्ट को। सबको करना पड़ा है, जिसको नहीं करना पड़ा भाई अपने माता पिता के हाथ पांव दबा देना। लेकिन ये सच्चाई है भाई। प्रीवियस रिक्रूटमेंट को सीज करके अग्निपथ लगाना क्या ये केस में सही है? मैं सही बता रहा हूँ। मुझे एएमएन वाले रिजल्ट और ये जो अभी रिजल्ट कैंसिल करके ना इन्होंने किया, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। मैं मानना है जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों को एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होना चाहिए था, उनके होने चाहिए। बट जो हुआ है वो हुआ है, उसे मैं भी चेंज नहीं कर सकता। मेरे स्टेट में आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम होते रहते हैं। हर 6 महीने में यहाँ पे कोई एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब का। हर 6 महीने में कोर्ट स्टे लगा देता है, फिर 6-6 साल तक उस स्टे को नहीं हटाता। इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट्स के डिसीजंस होते हैं, सब कुछ होता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग अलग चीज़ें करते हैं। सो इन चीज़ों का कॉन्स्टेंटली होते रहता है। इसका कोई मैं ना सपोर्ट कर सकता हूँ ना अपोज कर सकता हूँ। दैट इज़ नॉट इन माई पावर। ओके, मेरे पावर में होता तो शायद मैं तुम लोगों को ये चीज़ आने ही नहीं देता। मैं तो कहता कि आर्मी का साइज रिड्यूस कर दो 8 लाख, 5 लाख लोगों को हटाओ, और ये कॉन्स्क्रिप्शन का ड्रामा मत करो। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज सबसे लॉजिकल ओपिनियन मुझे यही लगता है। लेकिन नहीं है तो नहीं है, होते तो कर लेते, राइट? दैट इज़ द ऑनेस्टी। तो ये दंगे फसाद में मत फंसो और ये लाइव देख लेना। मैंने 1 घंटा 20 मिनट नंबर्स फैक्ट्स सब चिल्ला के बता दिए हैं, और तुम्हें बता दिया है कि कैसे पैसा आएगा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, मर जाओगे तो कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि लोग कह रहे थे कि मैं 4 साल की नौकरी के लिए मर जाऊँ। भाई मरना तो तुम्हें 40 साल की नौकरी के लिए भी नहीं चाहिए, बट ये भी तब भी समझा दिया गया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझो। एंड जिनको अप्लाई करना है वो अच्छे से अप्लाई करो, अपना बेस्ट दो, अच्छे मतलब कोशिश करो कि तुम वो 25% में आ जाओ। दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। नहीं आते तो चलेगा। तो अभी का मुझे नहीं पता था, मैंने जो भी था आपको बता दिया है। पोजीशंस का सारी रैलीज जो थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, जो अभी तक होने वाली थी ऑर्गेनाइज। जो एएमएन के रिजल्ट्स थे वो उन्होंने बता दिया गया है कि कैंसिल हो चुके हैं। जो एंट्री होगी अब ये अग्निपथ ही होगा, जो कि गवर्नमेंट और तुम लोगों को दोनों के लिए अग्निपथ है। गवर्नमेंट को भी उतनी आग झेलनी है जितनी तुम लोगों को झेलनी है। लेकिन अपना बेस्ट करो, और प्लीज़ अब अच्छे से सो जाओ, रेस्ट टेस्ट करो। एंड हो चुका है सब कुछ, ये मैं अपलोड कर दूंगा। एंड आई विल ट्राई टू सेव दिस लाइव सेशन इन यूट्यूब ऑल्सो, बिकॉज बहुत लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो हल्ला हल्ला मचा रहे हैं, सो डैट मे बी किसी का सद्बुद्धि आ जाए थोड़ी बहुत। ओके, सो दिस इज दैट।
एंड विद दिस आई टेक योर लीव गाइस। वैसे 2-3 सवाल पूछे थे किसी ने, वो भी जवाब दे देता हूँ। सिविल सर्वेंट आर एनवियस ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल आर रिपोर्ट सेड। इसमें रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है भाई। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ OTA, मीनिंग व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एक्सटेंड सर्विस आफ्टर 14 ईयर्स। या देखो OTA की जो रियलिटी है ना, OTA देखो, मैं पर्सनली जो बात मानता हूँ वो ये है कि NDA इज़ द बेस्ट वे टू गो टू इनटू द आर्मी। NDA IMA बेस्ट, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव एंड ये सच्चाई भी है। बिकॉज आपको ये बात माननी पड़ेगी कि NDA में घुसे बंदे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगा ओवर टाइम बेटर होगा, एंड दैट पर्सन हैज सीन फ्रॉम बेसिस, उसकी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, तो ये बेस्ट है। NDA नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप CDS के लिए अप्लाई करो, कि CDS में जाओ, IMA निकालो, बेस्ट है। वो तुमसे नहीं हो पाया तो उससे बेस्ट है कि तुम OTA के लिए जाओ। वो तुमसे नहीं हो पाया तो जैग एंट्री, फैग एंट्री, सारी एंट्री में चले जाओ। मुद्दा ये नहीं है तुम कैसे घुसते हो, मुद्दा ये है कि तुम कहाँ पहुँचते हो। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी में, बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, कि मैं CDS पे बहुत ज़्यादा फोकस था। मैं मानता था कि CDS कॉम्बैट के सिवा कुछ नहीं। मैं फ्रंट लाइन कॉम्बैट चाहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो दैट इज़ अ थिंग दैट आई पर्सनली बिलीव। मैंने उसकी वजह से बहुत बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया। दैट इज़ माई इल डिसीजन एट दैट टाइम, बट ये हुआ। तो ये मत देखो कि किस एकेडमी में तुम हो, IMA OTA धक्का मार, ये सब बातें बेकार है। घुस जाओ, सर्व करो, रैंक तुम लोगों को वही मिलने वाली है जो बाकी को मिलेगी, तो अच्छे से रहो और इन्जॉय करो। वट अबाउट सन डॉटर ऑफ सर्विसमैन, रिलेशन की अलग भर्ती आती थी भाई? इतना तो मुझे नहीं पता कि क्या स्पेसिफिक भर्ती अलग से आती थी, बट आई थिंक अब जो ऑप्शंस हैं वो सब यही चीज़ों में है, तो यही मुझे याद है, अभी पता है जब तक मैंने पढ़ा है इसमें। Voiding the result of IF involvement in IF not a good decision at all. This is something I have supported, मैं अभी भी सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिनका गया था, उन लोगों को एनरोल करना चाहिए, बिकॉज उन बंदों ने एग्ज़ाम दिया। इसमें उनका कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। ऑनेस्ट। After 2.5 years, Alpha, I have to talk to you about JAG entry because one of my friend's sister is going to give the JAG entry for select 2 year. उसका SSP है, so I have to take some knowledge about JAG SSP from you. That is, I have to take. Okay, so that is one thing I'm telling you. और कोई कहता है कि 2.5 साल मेहनत करने के बाद मुझे 4 साल की सर्विस मिलेगी, क्या ये मजाक है भाई? 4 साल इंजीनियरिंग के बाद लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो मेहनत हर जगह है, हर फील्ड में। और 4 साल की सर्विस हो या 40 साल की हो, मुझे लगता है कि इसमें हंसने की बात कहीं नहीं है, ये कोई नहीं, कोई जोक है। आपको पे किया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, उसके बाद भी आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, सो दैट इज़ अ थिंग। और मे बी अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप शायद अगले 15 साल के लिए भी सिलेक्ट हो जाए। मैं इन्जॉय ही करता हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं लेता। देखो, मुझे स्ट्रेस लेने का, मेरा पर्सनली कुछ नहीं है, मैं ओवर एज हूँ, मैं फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकता विदाउट TA, सो मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा। ये मत सोचो कि मैं पर्सनली स्ट्रेस ले रहा हूँ। मुझे चिंता होती है तुम लोगों की, क्योंकि तुम में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा यंग हो एंड बहुत लोग पागल हद तक एस्पिरेंट हैं, तो मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। बिकॉज आर्मी के एस्पिरेंट्स को ना मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, आर्मी के एस्पिरेंट्स को मैनिपुलेट करना दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये जो बच्चे हैं ये बहुत इमोशनल है, इस चीज़ से एसोसिएटेड जो हैं वो बहुत इमोशनल है। एंड इमोशनल लोगों को कंट्रोल कर पाना ना बहुत आसान होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी आसान होता है, जिनके अपने एजेंडाज हैं उनके लिए भी आसान होता है। तो एजेंडा से बच के चलो, फैक्चुअल सोचो, SSB में भी काम आएगा। ओके, Why some ex-servicemen believe that X in their status is silent, सारा ज्ञान रिटायरमेंट के बाद ही क्यों? ओके, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने किसी काफ़ी सीनियर ऑफिसर से बात की थी जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा जिनके इनपुट्स को मिलिट्री, इवन PMs तक का, ऑफिस तक का, उनसे बात करता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी
सीनियर लेवल पर्सन जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, इतनी कि उनके कुछ थॉट प्रोसेसेस थे और जो उनके पेपर्स थे ना, वो मिलिट्री को नई डायरेक्शन देने में बहुत काम आए थे। उनका ये मानना था कि जितने लोग ऐसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के टाइम पे कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया, मतलब उनकी जब सर्विस थी तो वो रिस्क अवॉइड करते थे, वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते थे जिसमें कुछ हल्का सा भी खतरा हो, वो स्मूथ करियर के टाइप वाले थे। बट एज सुन एज दे रिटायर्ड एंड उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, मतलब अब उनका डिसीजन से उनको, मतलब उनके कैरियर पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, दे सडनली बिकेम टू वोकल। उनका कहना था कि ये भी कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी नया कर दो, वो भी नया कर दो, ये नई चीज़ खरीद दो। तो जहाँ आपका अपना करियर का खतरा हो गया या फिर आपका जा चुका है, तो वहाँ पे आप सोचो कि आप वो ऐसे बोलने लगे, तो इस चक्कर में ये चीज़ होती है। बट मुझे नहीं पता कि इसका क्या मेंटेलिटी है, मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता। एंड किसने मुझे बोला 40-42 एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। देखो भाई, सुसाइडल थॉट सबके आते हैं, मेरा नहीं हुआ था तो मेरा दिमाग खुद ख़राब हो गया था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सुसाइडल थॉट्स से मतलब या सुसाइड करना इज़ अ ऑप्शन, तो आई थिंक दैट मेंटेलिटी इज़ नॉट इन द आर्मी, बिकॉज ये आपका एक छोटा फेलियर, जब आपके अपने साथ वाले की डेथ होती है या आपके बगल में किसी की डेथ होती है, कुछ भी होता, तो आप तब उस स्ट्रेस को कैसे बियर कर पाते, दैट इज बियॉन्ड। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज आर नॉट मेंटली फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। सुसाइड करना इज़ नॉट अ ऑप्शन, दैट इज़ वेरी इंसल्टिंग टूवर्ड्स योर ओन फैमिली, टूवर्ड्स योर ओन लाइफ, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज आपके सुसाइड से आपको ना जॉब मिली, ना पैसा मिला, और आपने एक बर्डन क्रिएट कर दिया अपनी फैमिलीज पे। तो ऐसे बेवकूफ़ियों को हाईलाइट ना किया जाए तो ही बेटर है, बिकॉज आत्महत्या करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनी इशू। चाहे आप लाइफ में कितना भी लो हो, दैट कैन नेवर बी अ इशू सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। ओके, एंड आई वेरी मच एग्री विद लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, जो उन्होंने कहा कि पेंशन एक्सपेंसिव है, तो आप डिफीट दे के देखो। मैं उस बात से एग्री करता हूँ, मैंने उस बात से कभी डिसएग्री नहीं किया कि पेंशन मिले ना मिले, लेकिन जो नंबर्स मैंने क्रंच किए हैं, आई थिंक बहुत से आर्मी जनरल्स या फिर हम लोगों ने नहीं इन बातों को नहीं सोचा है। ओके, बिकॉज आप $1 बिलियन महीना खर्च कर रहे हो सैलरीज पे, आपका $1 मिलियन महीना पेंशन्स हैं। मैंने जो बहुत रफ कैलकुलेशन की है, तो इस लेवल के एक्सपेंडिचर और जहाँ पेंशन्स 9 से 10% पर ईयर के तौर पे इंक्रीज कर रही है, ये भी सोचो। जो इस लेवल का ग्रोथ है, आपका डिफेंस बजट 10 साल में नहीं झेल पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि डिफीट और पेंशन्स की ही एक्सपेंसिव की बात है, वो नहीं है। बात यह है कि ये अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल मॉडल्स इकोनॉमिकली सक्सेसफुल कभी नहीं होते, चाहे हम किसी भी ढंग से देखें। अब मैं कहाँ जल्दी ख़त्म करूँगा कहना था, सब सवाल पे सवाल क्यों भेजने लग जाते हो उसके बाद ही। भाई ड्यूरिंग, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सुन लो। ड्यूरिंग द सर्विस जब हम अग्निवीर कर रहे हैं तो हम अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देखो, एक्टिव ग्रेजुएशन तो तुम नहीं कर पाओगे, बट आर्मी के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। आप काफ़ी डिप्लोमास कोर्सेज एक्सेट्रा में जाके आप क्रेडिट्स स्कोर कर पाओगे, आपको टेक्निकल स्किल मिलेगा, तो उसका कुछ एडवांटेज तो पक्का मिलेगा आपको। बट आई एम नॉट श्योर कि किस लेवल का डिग्री या डिप्लोमा है या जो भी है, बट इसका एडवांटेज होगा आपके करियर पे। ऐसा नहीं होगा कि आपको फेंक ही दिया जाएगा एक कोने में, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक सच्चाई है। और आप सोचो कि आपने, देखो, 21 की एज में आप बाहर निकल गए, 21-22 की एज में आप आर्मी से बाहर निकले, आपके पास 12 लाख रुपए हैं। कई लोग उस पैसे को लगाएंगे अपने ग्रेजुएशन में, 23 में भी लोग कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे कोई अच्छा सा, जो पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो उस पैसे से कॉलेज ज्वाइन करके भी कोर्स में जा सकते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा इनकम कमा सके फ्यूचर में। सो गाँव से आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। ओके, they should allow you to do graduation while Agniveer, while I would
आई विल बी हैप्पी इफ दे डू, बट आई फील कि इतना नहीं हो पाएगा, बिकॉज 4 साल सर्विस भी है, ट्रेनिंग भी है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है, ये ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। सो मेरा इतना ही था। प्लीज़ ये लाइफ अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना, एंड समझना जो दंगे अंगे करने के मूड में है, आग लगाने के मूड में है, उसे समझा देना कि फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। आई टेक योर लीव भाई। ये हर्ष शर्मा, मैं इस बात को लेकर तेरे लिए बहुत सिंपैथेटिक हूँ। मैंने इस बात को लेकर अभी 15 चीज़ें बोल भी दी हैं, तो प्लीज़ माई सिंपैथीज आर विद यू। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, बट जो हुआ है वो हुआ है, एंड आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स। आई एम नॉट टेकिंग अ साइड कि सही हुआ है गलत हुआ है। मैं बस तुम्हें समझाने आया था कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और क्या होने वाला है, बस यही है। इतना मेरी साइड से सुन लो, एंड नाउ आई विल बी टेकिंग योर लीव। मेरा गला बैठ चुका है, एंड मुझे अपने पर्सनल चीज़ों को भी अब संभालना है, जिसके लिए मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। सो जय हिंद, टेक केयर, एंड आई होप यू ऑल डू वेल। प्लीज़ मेंटली बी ओके। एंड अगर आपका कोई दोस्त सुसाइड करने का या दंगा करने का सोच रहा है, तो 2 थप्पड़ मारो उसे और तमीज़ से बैठ के समझाओ, बिकॉज दोनों ही चीज़ें बहुत ही बेवकूफ़ और कमज़ोर लोग करते हैं। ओके, सो दोनों ही मत करो। दिस वॉज इट। जय हिंद। देश